हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो इंडियन पॉलिटी है उसके लेक्चर नंबर 11 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम पार्लियामेंट के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखा हुआ था और पार्ट 2 में हम जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, लेक्चर 11 जो है पार्लियामेंट का जो सेकंड पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं हम सर, यहाँ से कम जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस वीडियो से बनते हुए देखने को मिलेंगे 2026 में। ठीक है, 2025 हो गया, ये पिछले जितना भी आप देखोगे, ये जो पार्लियामेंट है ना, ये आपकी यूपीएससी का फेवरेट है। यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे जो है इसको स्किप मत करना और इसको प्रॉपर देखना। और दूसरी बात ऐसी है सर, यहाँ पे जो है बीच बीच में यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, और उस डिस्टर्बेंस का कारण ऐसा है क्योंकि मैं बीमार हूँ, यहाँ पे सोर थ्रोट है। ठीक है जी, और मेरा जो नाक है कंटिन्यू यहाँ पे बह रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है बीच बीच में आपको जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। शायद मैं वीडियो भी बीच में पॉज करूँगा, बट ऐसा है भी यहाँ पे जो है हम शेड्यूल से काफ़ी पीछे जाते जा रहे हैं हर टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आज वीडियो रिकॉर्ड करना मस्ट थी, है ना। तो आ जाओ वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात है, हमने जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देखा होता पार्लियामेंट में, जो है प्रेसिडेंट को हमने जो है डिटेल मैनर में यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम जो है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है आपका राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये जो स्टेट है इसको रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है एक इलेक्शन प्रोसीजर देखने को मिलेगा, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो इसमें जैसे आपकी जो है ये जो जनता है, यहाँ पे हम और आप है, यहाँ पे जो है आपके जो एमएलएज होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, है ना। और यही जो एमएलएज है, जैसे हमारे हिमाचल हो गया, हिमाचल के बाद पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो हर एक स्टेट में डिफरेंट यहाँ पे जो है एमएलएज की यहाँ पे आपको जो है नंबर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें यहाँ पे जो है हिमाचल में जैसे राज्यसभा की 3 सीटें हैं, यूपी में कुछ और होगी, पंजाब में कुछ और होगी, है ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये जो एमएलएज है ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपके जो है एमपीज को, है ना। और इसमें जो मेथड होता है ना आपका, जो यहाँ पे इलेक्शन का, यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे जो है वोटिंग होती है। बट इसमें यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, यहाँ पे क्या सीक्रेट बैलेट का यहाँ पे यूज़ होता है? नहीं सर, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट का यूज़ नहीं होता, इसको ओपनली यहाँ पे जो है वोटिंग होती है ना। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप देखो। अब आ जाओ यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ के ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे 250 यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ है ना, जिसमें 12 जो है नॉमिनेटेड है और बाकी यहाँ पे जो है आपकी इलेक्टेड है, और प्रेजेंटली 245 है। आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं आपके जो है चेयरमैन, ये आपके जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं ना, और ये जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब राज्यसभा जो है इसको जो है परमानेंट हाउस बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे जो है आपके जो है हर 2 साल के बाद यहाँ पे जो है इलेक्शन होते हैं और 1/3 मेंबर को यहाँ पे जो है रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे आप देखोगे हमेशा यहाँ पे जो है 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे ये जो है परमानेंटली यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भी, यहाँ पे जो राज्यसभा का जो टेन्योर है ना वो 6 साल का है। तो इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यहाँ पे ये मेंशन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है। तो इसको यहाँ पे आप जो है वापस से जाके देख सकते हो, तो ध्यान से सुनना बातों। अब देखो यहाँ पे जो है जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यहाँ पे जो है राज्यसभा में कौन कौन यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है सर, जितनी भी स्टेट्स हैं ना, जो यहाँ पे जो है असेंबलीज है आपकी यहाँ पे, ठीक है, विधानसभा है, तो वहाँ के मेंबर जो है सारे के सारे यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी जो है कुछ एक सीटें होती है जिसकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा आपकी ये जो यूटीज़ है ना, जिनकी लेजिस्लेचर है, दिल्ली होगी, पुडुचेरी होगी, JNK है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा के लिए। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे जो है नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो आपके जो है ये जो इसमें जो है एक ट्रिक होती है लास्ट, जिसको बोलते हैं लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस और सोशल साइंस हो गया। तो यहाँ से जो है 12 मेंबर्स जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पे ये जो ट्रिक होती है ये क्लास हो जाती है। तो आप बताओगे भी यहाँ पे ये जो है जो काउंसिल में है ये कौन सी चीज़ सब्जेक्ट है ना, जहाँ से जो है लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना ज़रा, इसका जो इलेक्शन होता है, जो आपके जो चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है राज्यसभा के मैनर में यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना, इसमें जो इलेक्शन होगा ना आपका, ये प्रेसिडेंट के मैनर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें यहाँ पे आपको जो है लोकसभा भी और राज्यसभा के मेंबर्स दोनों यहाँ पे जो है इसमें जो है आपकी वोटिंग करते हैं। ठीक है, बट इम्पीचमेंट की बारी आएगी तो यहाँ पे जो है जब इफेक्टिव मेजोरिटी होगी तो यहाँ पे जो है आपके लोकसभा के मेंबर भी यहाँ पे जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको जो है पास करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। बट यहाँ पे जो है स्पीकर का केस अगर मैं चेयरमैन के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ पे जो है इसको जो है लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही यहाँ पे जो है लोकसभा के हाउस के अंदर ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती है। बट चेयरमैन के केस में यहाँ पे जो है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब क्वालिफिकेशन आप देखोगे, ये तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल्स एक्ट जो है 1951 है, यहाँ पे एक मेंशन बात की हुई है, इसमें यहाँ पे बोला अभी कोई भी यहाँ पे जो कैंडिडेट है आपका, है ना, जो यहाँ पे जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका जो है यहाँ पे ये जो आरपीए 1951 है, इसमें यहाँ पे जो है उसका जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो जो है इलेक्टर होना चाहिए। जैसे कि हम है वोटर, वैसे ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे जो है वो वोटर होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी, ये क्वालिफिकेशन का या फिर क्राइटेरिया, इसको यहाँ पे आपको स्टार मार्क करना। अब आ जाओ दूसरे हाउस की तरफ, यहाँ पे लोकसभा हो गया। लोकसभा में यहाँ पे इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और इसका जो इलेक्शन है यहाँ पे जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सिंपल सा ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। मान लो यहाँ पे 100, यहाँ पे मान लो टोटल यहाँ पे स्ट्रेंथ है जो वोट करेगी, तो जिसमें से यहाँ पे जो है 100 में सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल गए, मान लो 3 कैंडिडेट ए बी सी, ए को 40% मिलते हैं और बी और सी को 30-30 मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो जिसको 40% मिल गए वो जीत गया, है ना। बट आप देखोगे जो टोटली जो है यहाँ पे जो है 60% जो है ये जो पॉपुलेशन अभी भी चाहती है यहाँ पे जो है ये जो कैंडिडेट ए है ये जीते ना। बट यहाँ पे जो है आप देखोगे हमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन को फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ पे हमारे को देखने को मिला, जिसके सबसे ज़्यादा वोट वो जीत गया। अब इसमें जो है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको स्पीकर बोलते हैं। अब स्पीकर के बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है लोकसभा आपका परमानेंट हाउस नहीं है, हर 5 साल के बाद यहाँ पे ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है यहाँ पे पीएम की रिकमेंडेशन लगती है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब आपकी जो है ये जो लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपसे जो है यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछेगा क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसी टाइम रिजाइन दे देती है या नहीं देती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ना, ये इस टाइम में यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें जो है ये रिज़ाइन नहीं देती है, या फिर ये जो है आपकी जब तक ये जो नई गवर्नमेंट नहीं आती ना, फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं आती यहाँ पे नहीं, तब तक ये जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे जो है उस वेग टर्म में यहाँ पे ये काम करते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, यहाँ पे क्या जो इमरजेंसी का केस होता है तो यहाँ पे लोकसभा का टेन्योर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे आंसर है हाँ कर सकते हैं, और ये पहले भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आपके एक स्पीकर देखने को मिलेगा और दूसरा यहाँ पे चेयरमैन देखने को मिलेगा, दोनों हाउसेस के अलग अलग हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे हम जो है स्पीकर के बारे में देखेंगे, बट इनके फंक्शंस जो है ना आप देखना ये दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, है ना। तो आ जाओ यहाँ पे स्पीकर के बारे में। अब सब आपका जो है जो लोकसभा है इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको स्पीकर बोलते हैं, है ना। और इसको जो है जो इलेक्शन होता है यहाँ पे आपके जो है सिर्फ यहाँ पे एक ही हाउस में होता है जो है आपका जो है लोकसभा में, है ना। और इसके साथ ही इसमें जो है जो ओथ होती है, कोई एमपी यहाँ पे आपकी जो स्पीकर है, स्पीकर की कोई खास ओथ नहीं होती, इसकी ओथ सेम होती है जो आपकी एक एमपी की होती है, क्योंकि एक एमपी है आपका जो है यहाँ पे जो है स्पीकर बनता है, ठीक है। तो इसकी जो ओथ है ये स्पीकर के लेवल की इसमें होती है, या फिर यहाँ पे जो है एमपी के यहाँ पे जो स्टेटस है उसके बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बाई कन्वेंशन ऐसा है, जो स्पीकर है ये बोलते हैं भी हमेशा जो है रूलिंग पार्टी से आना चाहिए, और जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है आपकी जो है ऑपोजिशन पार्टी के साथ से यहाँ पे ये लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन के थ्रू चला हुआ है। और प्रेजेंटली यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे आपका जो है डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पे आपको पता होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात मैंने बोली हुई यहाँ पे, जो आपका जो एमपी है जब ये स्पीकर बनता है तो इसमें जो है इसको अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं देना पड़ता है, ठीक है। जब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं आपको पढ़ूंगा, ठीक है, या फिर डिफेक्शन के केसेस हैं जब लास्ट में यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं वापस से आपको बताऊंगा। तो आप कितनी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे ये जो स्पीकर होता है ना इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, यहाँ पे जो है जो आपका जो एमपी जब स्पीकर बनता है तो उसको जो है अपनी पार्टी रिजाइन नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये बात है, इसको यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो स्पीकर है इसका जो डेट ऑफ इलेक्शन है ना प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इस डेट को फिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन होता है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है जो आपकी स्पीकर की है, ये जो आपकी एमपी की है वो सेम ही है, ठीक है, और ओथ भी आपकी सेम ही है। उसमें जो है आप देखोगे रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, हाँ बिल्कुल बार हो सकती है, यहाँ पे जो है बार हो सकती है। ओम बिरला इसका एग्जाम्पल है। और जो टेन्योर है यहाँ पे जो है लोकसभा के टेन्योर के साथ ये लिंक है, 5 साल है, 5 साल के बाद यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली आपके जो है यहाँ पे रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, या डिसॉल्व हो जाती है यहाँ पे इसकी लोकसभा। जब रेजिग्नेशन देना होता है तो यहाँ पे जो है स्पीकर आपका डेप्यूटी स्पीकर को यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर देता है और डेप्यूटी स्पीकर आपके जो है स्पीकर को देता है, ठीक है। और जो है रिमूवल ऑफ स्पीकर आपको जो है हमेशा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये एक ही हाउस में इसकी जो है यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे जो है मेजोरिटी में पास होगा, है ना। और राज्यसभा के केस में आप देखोगे यहाँ पे जो है जो लोकसभा है ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करता है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो इसमें जो है इफेक्टिव मेजोरिटी यहाँ पे आप देखोगे अगर टोटल आपकी जो एस्टिमेट स्ट्रेंथ है इसमें जो है 50% से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी जो स्पीकर है इसको जो है रिजाइन करना पड़ेगा।
अब मान लो कुछ केसेस होता है ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपका जो स्पीकर है इल है या फिर ये एब्सेंट है, तो इस केस में आपके ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ना ये प्रिजाइड करते हैं उस टाइम में जो है हाउस को, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे स्पीकर के पास जो है वोटिंग के राइट्स कहाँ पे आपको देखने को मिल गए, तो इसमें जो है आपको 2 केसेस देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे इसमें जो है जो स्पीकर के पास जो है वोटिंग के केसेस होते हैं। तो जनरली आप देखोगे स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी वोट नहीं करता है, बट यहाँ पे आप देखोगे 2 केसेस में वोट करता है। एक पहला जो है यहाँ पे टाई हो जाता है ना, बराबरी होती है, तो यहाँ पे स्पीकर जो है इसमें कास्टिंग वोट देता है जिसमें जो है फाइनल फिर यहाँ पे कोई भी पार्टी यहाँ है उसके फेवर में जाती है। और दूसरा ऐसा होता है जब यहाँ पे जो स्पीकर का रिमूवल या इम्पीचमेंट बोले तो यहाँ पे जो है उस टाइम पे स्पीकर के पास यहाँ पे जो है वोटिंग राइट होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका ये जो स्पीकर होता है ना ये सिर्फ एक नॉर्मल एमपी होता है और उस टाइम में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके होते हैं ये यहाँ पे आपके जो है डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे ऊपर इसमें बैठेंगे यहाँ पे जो स्पीकर की पोस्ट में, और बाकी जो नीचे यहाँ पे आपकी जो है जो हाउस है तो यहाँ पे जो है मान लो यहाँ पे जो है तो ये जो है स्पीकर वापस है यहाँ पे जो है एमपी बन के बैठेगा और यहाँ पे ये वोट करेगा। तो यही बात यहाँ पे दिखाई हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो स्पीकर का रिमूवल है यहाँ पे इसमें जो है 14 दिन इसका यहाँ पे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और जो है स्पीकर के पास पावर क्या क्या है, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है स्पीकर के पास इतनी पावर होती है यहाँ पे जो है हाउस में यहाँ पे जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऑर्डर और डेकोरम ये पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इनके पास पावर है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हाउस की मीटिंग्स होती है उसको यहाँ पे ये एडजॉर्न कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है जो समनिंग और प्रोरोगेशन होती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और यहाँ पे एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सैनिटाइज जो होता है यहाँ पे स्पीकर के पास यहाँ पे आगे मैं बताऊँगा यहाँ पे जब यहाँ पे सीटिंग चलेगी इसमें। अब ज्वाइंट सीटिंग के इसमें ऐसा आप देखोगे इसको जो है प्रिजाइड जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है और इसको जो है यहाँ पे जो है जो कंडक्ट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पीकर के पास स्पेशल पावर होगी, यहाँ पे आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन है यहाँ पे इनके पास ये पावर नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे स्पीकर के पास पावर है जो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा भी कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्पीकर यहाँ पे डिसाइड करता है और इसमें यहाँ पे जो है स्पीकर जो है सर्टिफिकेट देता है। और इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे जो है किसी पर्सन के पास यहाँ पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन करनी हो तो उसको जो जब एंटी डिफेक्शन का लॉ लगता है तो उसको जो है सिर्फ स्पीकर के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है यहाँ पे जो दोनों हाउसेज है आपके लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो यहाँ पे जो है आपके एक तरफ स्पीकर है दूसरी तरफ आपके चेयरमैन है। तो यहाँ पे ये जो इन 2 पर्सन ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना इनके पास यहाँ पे पावर है यहाँ पे जब एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर या फिर डिफेक्शन का केसेस होते हैं तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जो चेयरमैन होते हैं ना इसको जो है स्पीकर के द्वारा जो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। जैसे आपके पैक हो गए, एस्टिमेट कमेटी हो गई है ना, कोपू हो गया, तो इनमें जो जितने भी चेयरमैन होते हैं यहाँ पे जो है आपके स्पीकर के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो स्पीकर जो है चेयरमैन होते हैं आपके जो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, जैसे मतलब कोई भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई ग्रुप वगैरह बनता है तो उसका ये नेचुरली यहाँ पे जो है चेयरमैन बनते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो सैलरी आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको जो है यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और इसके साथ मान लो एक केस ऐसा है जैसे स्पीकर जो है यहाँ पे बीमार हो जाता है ना, और ये जो है यहाँ पे जो है हाउस पे नहीं आते तो यहाँ पे जो है डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे इसका रोल प्ले करेंगे। बट यहाँ पे जो है ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ना ये भी यहाँ पे जो है बीमार हो जाता है, और तो यहाँ पे जो है हाउस को कौन यहाँ पे जो है प्रिजाइड करेगा, तो यहाँ पे जो है ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ना इनमें जो यहाँ पे कोई सीनियर मोस्ट बंदा जो होगा वो यहाँ पे जो है इसको आपको जो है चैनल आपके जो हाउस को ये प्रिजाइड करेगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब यहाँ पे एक टर्म आती है स्पीकर प्रोटम, तो ये क्या चीज़ है देखो सर, जो आपका जो नॉर्मल हाउस होता है ना जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो यहाँ पे आपके जो है जो आपके स्पीकर है स्पीकर की यहाँ पे जो है जो पोस्ट है ये भी यहाँ पे जो स्पीकर को यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ता है ना। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है ना, स्पीकर ने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। अब यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो इस टाइम में ऐसा होता है जब फ्रेश इलेक्शन होता है तो सारे के सारे यहाँ पे एमपीज़ ही तो होते हैं, है ना। तो एमपी से ही एक पर्सन इलेक्ट होता है जो यहाँ पे आपका जो है स्पीकर बनता है ना, क्योंकि इसमें जो है इस टाइम पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद फिर यहाँ पे जो है एक पर्सन स्पीकर बनता है, तो इसमें जो है यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बट इसमें जो है एक पर्सन ऐसा होता है जब यहाँ पे इलेक्शन से यहाँ पे जो है आप वापस से जो है फर्स्ट हाउस की मीटिंग होती है तो इसमें जो है यहाँ पे जो है हाउस में कोई सीनियर मोस्ट पर्सन होता है ना, कैंडिडेट होता है, तो उसको बाय कन्वेंशन जो है यहाँ पे स्पीकर प्रोटम बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। तो ये बात यहाँ पे आप दिखाओगे, आप याद रखोगे, ये जो प्रेसिडेंट है ये यहाँ पे जो है स्पीकर प्रोटम को यहाँ पे ये अपॉइंट करता है। और इसका जो है स्पीकर प्रोटम का फंक्शन क्या है, जो जितने भी आपके ये जो 545 एमपीज़ हैं इनको ये शपथ दिलाएगा, ओथ दिलाएगा, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो स्पीकर का जब इलेक्शन चलेगा यहाँ पे उस टाइम पे जो है उस इलेक्शन को ये देखेगा। तो ये स्पीकर प्रोटम आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे जो है आपका हाउस डिसॉल्व हो जाता है, उसके लिए कुछ एक जो है स्पेसिफिक इंडेफिनिट पीरियड होता है, तो यहाँ पे स्पीकर प्रोटम आपका जो है यहाँ पे फंक्शन में आता है ना।
अब डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जो है ये जो स्पीकर की जितनी भी यहाँ पे जो पावर है वो सेम टू सेम इसमें होती है। कई बार ऐसा होता है भी कोई पर्सन ऐसा अज्यूम कर लेता है भी यहाँ पे जो ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ना, ये जो है जूनियर है यहाँ पे स्पीकर का, इसकी जो पावर है स्पीकर से कम है। इसकी पावर जो है स्पीकर की जितनी है, बट ये जो फंक्शन में तभी आता है जब यहाँ पे जो है स्पीकर नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इलेक्शन सेम है, जो स्पीकर का है उसी टाइम में यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। और इसकी पावर जो है सर इंडिपेंडेंट है ना, ये स्पीकर के अंडर नहीं आता। तो ये बात मैं आपको बोलना चाहता है। ये कन्वेंशनली जो है ओपोजिशन पार्टी से यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं, और इसके साथ ही जो है इसको रिमूव करना होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ ही इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये प्रिसाइड कब करता है, यहाँ पे जो स्पीकर एब्सेंट हो। और दूसरा केस ऐसा होता है भी यहाँ पे जो है स्पीकर को ये रिमूव कर रहे हो, तब यहाँ जो है ये जो है आपके डेप्यूटी स्पीकर है यहाँ पे ये प्रिसाइड करते हैं। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन के ऊपर मैं बात करता हूँ, है ना। जैसे आपके स्पीकर यहाँ पे ये एब्सेंट है, आपकी जो है डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपके पैनल ऑफ चेयरपर्सन यहाँ पे जो है प्रिसाइड करते हैं आपके हाउस को। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन को स्पीकर यहाँ पे जो है अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट। ये बात आप ध्यान रखोगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे जब आपकी जो है जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जो ये जो सीट होती है, जब ये विकेट होती है ना, जब मतलब इसका जो इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये जो चैनल ऑफ जो आपके जो है चेयरपर्सन है, ये इस टाइम जो प्रोसीड नहीं करते हैं, है ना। तो इस टाइम प्रोसीड कौन करता है, यहाँ पे स्पीकर प्रोटम यहाँ पे प्रोसीड करता है। तो आपको ये बात यहाँ पे इतनी सी ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे ये जो पोस्ट विकेट होगी तब ये काम फंक्शन में नहीं आएगी। ये जो स्पीकर प्रोटम या फिर आपकी जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, ये यहाँ पे वर्किंग में तब आएंगे जब यहाँ पे जो है ये दोनों के दोनों यहाँ पे बीमार हो, ठीक है। जब इलेक्शन का टाइम हो, यहाँ पे जो बीमार है तभी यहाँ पे जो है सिटी एब्सेंट है ना। एब्सेंट के केसेस में आप जो है याद रखोगे, विकेट के केसेस में आप जो है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे सोचना भी मत, ठीक है, पाप हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट चेयरमैन के ऊपर। तो देखो इनकी जो जितनी भी यहाँ पे फंक्शनिंग है ना, पावर है जो यहाँ पे स्पीकर के बारे में पढ़ी, तो सेम टू सेम ही ऐसे है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, इसको जो रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जाता है। इसमें जो है राज्यसभा में इफेक्टिव और लोकसभा में यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ पे जो है इस आपके जो वाइस प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट एन एमपी, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो देखो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये पार्लियामेंट के पार्ट है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के बारे में इनमें जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट क्या ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर में यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, ना कि एक एमपी के इलेक्शन के मैनर में यहाँ पे ये इलेक्ट हुए हैं। तो इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। और बाकी जो यहाँ पे जो स्पीकर के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे आप जो है अब यहाँ पे चेयरमैन लगा देना, और सेम टू सेम पावर इनकी है। और डेप्यूटी स्पीकर आपके जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे आज की डेट में यहाँ पे आपके जो है राहुल गांधी है, तो 2014 से 19 के बीच में यहाँ पे जो है इंडिया के पास कोई यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है क्राइटेरिया है जो आपके हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसकी 10% जो है कम से कम जो है यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे 55 सीटें थी, तो इनके पास जो है 49 समथिंग ही। तो यहाँ पे ये जो है राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, बट प्रेजेंटली यहाँ पे 99 समथिंग जो कांग्रेस के पास सीट है, तो यहाँ पे जो है राहुल गांधी आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी जो है लार्जेस्ट जो है ऑपोजिशन पार्टी होती है, उसको जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ से चूज़ किया जाता है। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा की जाती है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगर लोकसभा है तो यहाँ पे स्पीकर, जो है राज्यसभा है तो चेयरमैन। और इसमें यहाँ पे जो है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसकी सैलरी रैंकिंग जो भी पावर है यहाँ पे जो है ये इक्वल टू होती है आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना। तो यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इनके बराबर होता है। तो ये इनका रैंक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये भी और ये भी, है ना, ये दोनों यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछी हुई थी। तो इसमें पूछा हुआ था यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की यहाँ पे ये जो ऑफिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। बट ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। ये आपके जो है 1977 के एक्ट में यहाँ पे मेंशन है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 यहाँ पे जो है ये यहाँ पे स्टेटमेंट थी। तो ये यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसका जो काम क्या है यहाँ पे, जब ये जो आपकी जो सीबीआई डायरेक्टर हो गए, लोकपाल हो गए, है ना, विजिलेंस कमिश्नर हो गए यहाँ पे सेंटर के, और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, इनकी जब अपॉइंटमेंट करनी होती है ना, तो यहाँ पे आपके जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे जो थर्ड पर्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपके जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। तो इनकी कंसल्टेशन से यहाँ पे जो है इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की यहाँ पे क्या वर्किंग है। तो ये जो है थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे। अब जो है सेशन ऑफ हाउसेज, अब यहाँ पे अब हम प्रोसीडिंग के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जो है जनरली आप देखोगे जो आपके जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया हुआ है ना, तो पार्लियामेंट में यहाँ पे बोला हुआ है कम से कम जो है कम से कम साल में 2 बार यहाँ पे एटलीस्ट इसको जो है मीट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है सिर्फ 2 सेशन यहाँ पे पार्लियामेंट में ये बताए हुए हैं मैक्सिमम। बट आप देखोगे प्रेजेंटली यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 सेशन देखने को मिलते हैं। बजट हो गया, मानसून हो गया और विंटर हो गया। तो इसमें यहाँ पे जो है फरवरी से मई के बीच में यहाँ पे बजट हो गया, मानसून जो है जुलाई से सितंबर, और प्रेजेंटली यहाँ पे नवंबर दिसंबर में यहाँ पे विंटर सेशन चला हुआ था। तो ये 3 सेशन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है ये बाई कन्वेंशन चला हुआ है, इसमें हम जो है 3 सेशन फॉलो करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट पूछी हुई थी, यहाँ पे जो है मैक्सिमम गैप जो है किसी भी सेशन के बीच में यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट ये पूछा हुआ था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जो है भी किसी भी यहाँ पे पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है इसमें जो है मिनिमम डेज भी होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। 2020 के पेपर में यहाँ पे थी ये स्टेटमेंट थी। अब देखो यहाँ पे जो है जो मोशन के जो आपके जो ये जो सेशन होते हैं ना, तो इसमें जो है कुछ एक टर्म्स होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना। जैसे समनिंग क्या हो गया, डिसोल्यूशन क्या हो गया है ना, एडजॉर्नमेंट क्या हो गया, एडजॉर्नमेंट सिने डाई क्या हो गया है ना, या फिर प्रोरोगेशन हो गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे समनिंग के ऊपर मैं बात करता हूँ सर, आपके फ्रेश इलेक्शन होते हैं। फ्रेश इलेक्शन के बाद यहाँ पे जब है जब आपका हाउस बैठता है, तो इसमें जो है यहाँ पे इस हाउस को जो यहाँ पे जो समन करता है, समन करने का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये जो है आपकी नई सरकार की जो है फर्स्ट सिटिंग होती है, इसको आप समनिंग बोलोगे भी, है ना। दूसरा होता है डेजोल्यूशन, जब यहाँ पे जो है जिस सरकार के जो है जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो इस टाइम जो है अब फ्रेश इलेक्शन होता है। तो इस टाइम जो है हाउस को यहाँ पे जब खत्म करना होता है, डिसॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे ये भी आपके जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। बट इसमें जो है यहाँ पे जो है कौन बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर इसको जो है रिकमेंड करेगा। अब नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट। है एडजॉर्नमेंट ऐसा होता है सर, आपका जो है मान लो मानसून सेशन चला हुआ है ना, तो मानसून सेशन में मान लो यहाँ पे जो है अभी जो है आपकी जुलाई से सितंबर तक चलेगा, ये 3 महीने तक है। तो 90 दिनों में यहाँ पे मान लो डे 15 है, तो डे 15 की यहाँ पे जब प्रोसीडिंग होती है ना, तो सुबह यहाँ पे 11 बजे से शाम के 6 बजे तक आपका जो है हाउस चलता है, ठीक है। जब हाउस में 6 बजे की जब यहाँ पे टाइम हो जाए, तो यहाँ पे आपकी जो है सिटिंग एंड हो जाती है, मतलब शाम को 6 बजे अभी ये छुट्टी है, अब आप जो है वापस जा सकते हो। तो इस टाइम में जो है जब यहाँ पे सिटिंग को खत्म करते हैं, तो उसको जो है आपके जो है एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, है ना। एडजॉर्नमेंट सिने डाई का ऐसा होता है, यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो सिटिंग है ये खत्म कर दी हुई है, बट यहाँ पे ये इनडेफिनेटेड या फिर अननोन टाइम पीरियड के लिए, इसमें जो है यहाँ पे फिर स्पीकर यहाँ पे बताएंगे भी अगले टाइम जो है कब यहाँ पे जो है जब वापस से यहाँ पे हाउस में आना होगा, तो ये स्पीकर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो एडजॉर्नमेंट भी स्पीकर करेगा, एडजॉर्नमेंट सिने डाई भी यहाँ पे स्पीकर करेगा। और प्रोरोगेशन होता है जब आपका जो है हाउस खत्म हो जाता है, सॉरी सेशन खत्म हो जाता है। सेशन जैसे यहाँ पे आपका जो बजट सेशन हो गया, मानसून हो गया है ना, जब यहाँ पे ये जो है 60 और 90 दिन का जो इनका टाइम पीरियड होता है, जब ये खत्म हो जाता है, इसमें जो है तब प्रोरोगेशन बोलते हैं। तो ये भी आपके जो है यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो इसमें यहाँ पे आप देखना 2021 या 19 के यहाँ पे इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट सिने डाई के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे मिलाई हुई थी। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है कोरम के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो कोरम क्या है, तो कोरम सर ऐसा है, यहाँ पे जो है ये बोलता है भाई आर्टिकल 100 बोलता है भाई किसी भी हाउस में यहाँ पे जो है जो आपकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे मिनिमम जो है 1/10 नंबर की यहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे 545 यहाँ पे लोकसभा में, तो यहाँ पे 55 समथिंग कुछ ऐसा आएगा 1/10। अगर 55 लोगों से कम लोग हैं, तो यहाँ पे जो है आपका जो है हाउस की मीटिंग यहाँ पे ये जो है खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर 55 से ज़्यादा है तभी आपका जो है हाउस की वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट है, तो इसको जो है कोरम बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग। तो ये कोरम हो गया, है ना। अब लेम डक सेशन हो गया क्या। अब लेम डक सेशन का मतलब ऐसा होता है जैसे आपके जो है यहाँ पे मान लो जो है ये एक तो जो आपका जो है लोकसभा का टाइम पीरियड है 5 साल, ठीक है, और इसमें जो है ये जो है लास्ट सेशन चला हुआ है इस 5 साल के टेन्योर में। और इसी टाइम में जो है आपके इलेक्शन भी हो गए हैं। अब इलेक्शन होने के बाद जो है कुछ एक मेंबर्स ऐसे होते हैं यहाँ पे जो है जो यहाँ पे इलेक्शन में हार चुके होते हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे लेम डक बोलते हैं। अब ये जो है इस सेशन की जो है यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ये अटेंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है जो न्यू इलेक्शन है इसके रिजल्ट ये हार चुके हैं, तो इनको जो है लेम डक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा जो इसको लेम डक सेशन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे जो है आपके न्यू लोकसभा के इलेक्शन इलेक्ट होते हैं। और ये जो लेम डक्स होती है यहाँ पे एमपीज हु आर नॉट इलेक्टेड इन न्यू लेजिस्लेशन, ठीक है, लोकसभा सॉरी
न्यू लोकसभा है ना, तो यहाँ पे इसको जो है लेम डक बोलते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे जो है ये हारे हुए कैंडिडेट है, बस अपना जो है लास्ट टेन्योर यहाँ पे ये जो है कंप्लीट कर रहे हैं लेम डक से। मोशन ऑफ थैंक्स होती है आपकी जो है जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन में जो है यहाँ पे जब फर्स्ट यहाँ पे जो है आपकी सीटिंग होती है ना, तो इसको प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। और इसमें जो है ये जो प्रेसिडेंट होता है, इसमें यहाँ पे जो है सरकार के मैनिफेस्टो के बारे में बताता है, भाई अगले 5 साल में ये क्या करेंगे या 1 साल में क्या करेंगे, इनका जो है क्या क्या यहाँ पे टारगेट्स है, तो इसके बारे में यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स में यहाँ पे ये जो है बातें की जाती है। इसको जो है यहाँ पे जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जो नई सरकार यहाँ पे आई हुई है इलेक्ट होके, इसको जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जो है इसमें पास करना होता है। अगर ये जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास नहीं कर पाती है तो यहाँ पे जो है सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वापस से फिर यहाँ पे जो है दूसरी सरकार आएगी, या फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे डिसाइड करेगा किसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप देखना, मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब विप, ये जो है पर्टिकुलर पार्टीज के ऊपर लेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहली बात तो आपको इतनी सी याद रखनी है, विप जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे लोग सोचते हैं भी यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी, यहाँ पे किसी लॉ या एक्ट या कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे ये चली होगी पार्लियामेंट में, बट यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पार्टी का, जैसे बीजेपी कांग्रेस हो गया, तो यहाँ पे एक विप ऑफिसर होता है, ठीक है। तो जिसका काम ये होता है भी यहाँ पे पार्टी में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन का इन द सेंस ऐसा है जैसे कोई पार्टी की को गाइडलाइंस होती है ना यहाँ पे, तो उसको जो है यहाँ पे वो उस मेंबर को यहाँ पे फॉलो करना होता है, खासकर वोटिंग राइट्स के थ्रू यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पे 3 टाइप्स की यहाँ पे जो है विप्स देखने को मिलेगी, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो इसमें ऐसा होता है जब 1 लाइन विप होती है तो यहाँ पे जो पार्टी होती है अपने मेंबर को इन्फॉर्म कर देती है, जिसमें बोल रहा है भी आपके जो है यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे जो है पहुँचना है, ठीक है। इतनी सी बात बोलते हैं। अब 2 लाइन विप ऐसी होती है जिसमें यहाँ पे जो है जो पार्टी की गाइडलाइन होती है, ये बोलती है भी यहाँ पे जो है जब वोटिंग हो रही होती है ना, इस टाइम पे आपको जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। तो ये बात यहाँ पे जो है इसको बोल रहे हैं, ये 2 लाइन विप होगी। अब 3rd लाइन विप ऐसी होती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होती है, इसमें जो है मेंबर को यहाँ पे जब वोटिंग हो रही है तो यहाँ पे उसको प्रेजेंट भी होना है और वहाँ पे जो है वोट भी करना है पार्टी के फेवर में। अगर उस पर्सन ने यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन XYZ MP है, ये जो है पार्टी की यहाँ पे गाइडलाइंस को जो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको विप ऑफिसर जो है यहाँ पे डिफेक्शन के ग्राउंड में यहाँ पे जो है पार्टी से निकाल देगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो MP है इसको यहाँ पे घर बिठा देगा। तो यहाँ पे जो है ये डिफेक्शन के केसेस को यहाँ पे लीड करते, तो यहाँ पे जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आपका जो है एक जो है यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसको जो है यहाँ पे जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे आपका जो है एक विप ऑफिसर होता है हर पार्टी में, और इसमें जो है यहाँ पे ये जो है उस पार्टी की जो है जो डिसिप्लिन है उसको ये मेंटेन रखता है। तो ये बात आप याद में ध्यान रखना, ठीक है। 1 लाइन विप यहाँ पे जो है आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है, 2 लाइन में यहाँ पे जो है प्रेजेंट होना होता है वोटिंग टाइम में, और 3 लाइन में यहाँ पे जो है वोट भी करना होता है और प्रेजेंट भी होना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, अगर यहाँ पे इसको जो है आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको जो है डिफेक्शन के केसेस में यहाँ पे आपको जो है घर बिठा देंगे यहाँ पे आप ही की पॉलिटिकल पार्टी। लैप्स ऑफ बिल 2016 में क्वेश्चन बना हुआ था, 2023 में वापस से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2016 से अब क्या है 2026 आ रहा है, तो UPSC आप देखोगे 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर का यहाँ पे इसको जो है काफ़ी फेवरेट है। तो लैप्स ऑफ बिल का यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन सकता है अगर बनना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें आपका ये जो बिल होता है ना, ये यहाँ पे जो है लैप्स होता है, मतलब गिर जाता है, और दूसरा ऐसा है भी यहाँ पे जो बिल आया है ये पास कर जाता है। तो बेसिकली इसमें जो है जो आपके बिल के जो लैप्स होने के 2 ही केसेस हैं, या तो सरकार का जो है यहाँ पे 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने को है, या तो सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, ये बीच में यहाँ पे जो है 2-2.5 सालों के पास में यहाँ पे ये गिर जाए, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे लैप्स के केसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे, ठीक है, अभी ये आधी बात है, अभी मैं वापस बताता हूँ क्या है। अब कोई फर्स्ट पर्सन ऐसा है, मतलब जो आप मतलब यहाँ पे देख रहा है, तो उसको यहाँ पे पता चलेगा भाई लैप्स क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो है आपके बिल के रिलेटेड है, यहाँ पे बिल पास होगा या फेल होगा, तो ये इतनी सी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब मान लो यहाँ पे जो है कोई बिल है, उसका ओरिजिन जो है लोकसभा में होता है, ठीक है। ये जो बिल है ना, ये आपका जो पास हो जाता है तो यहाँ पे आपके ये जो है एक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बिल के ऊपर बात कर रही है। तो मान लो कोई बिल जो है आपका लोकसभा में यहाँ पे उसका जो है ओरिजिन होता है, और ये जो है लोकसभा में ही जो है यहाँ पे ये जो है उस टाइम में पेंडिंग पड़ा रहता है बिल, और जो है सरकार का टाइम पीरियड या जो 5 साल है ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है लोकसभा में इसको पास नहीं किया हुआ है, तो इसकी आउटकम ऐसी है सर, आपका ये जो बिल है ना ये गिर जाएगा, आपको ये वापस से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस है, मान लो फिर से यहाँ पे लोकसभा में यहाँ पे जो है बिल की ओरिजिन होती है, ठीक है,
और लोकसभा में इस बार जो है ये बिल आपका पास हो जाता है और राज्यसभा को ये भेज देते हैं। बट ये जो राज्यसभा है ना, यहाँ पे आपका बिल ये जो है पेंडिंग रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है लोकसभा का जो है 5 ईयर का जो टेन्योर है या फिर बीच में उनकी जो है यहाँ पे मेजोरिटी खत्म हो जाती है, तो ये सरकार यहाँ पे गिर जाती है या फिर डिसॉल्व हो जाता है हाउस। तो इस केसेस में भी यहाँ पे आपका बिल जो है यहाँ पे ये गिर जाएगा और वापस से यहाँ पे इसको जो है, अगर इस बिल को एक्ट बनाना है तो वापस से इसको जो है यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ेगा। अब तीसरा केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मान लो ये बिल जो है इस बार राज्यसभा में पास हुआ है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे जो है राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया और यहाँ पे ये जो है लोकसभा के ऊपर यहाँ पे ये पहुँच गया, बट लोकसभा में ये पेंडिंग है और यहाँ पे जो है सरकार का जो है 5 ईयर का टेन्योर या मेजोरिटी यहाँ पे लूज हो जाती है, तो यहाँ पे जो है थर्ड केस यहाँ पे जो है लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस बोले। अब ऐसे कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे जो है ये जो बिल आपका जो है सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो है राज्यसभा में बिल का ओरिजिन होता है, ठीक है, और राज्यसभा में यहाँ पे ये बिल जो है पेंडिंग होता है, ये पास नहीं होता है, तो यहाँ पे और दूसरी तरफ आपका जो है यहाँ पे जो है ये जो लोकसभा है इसका टेन्योर खत्म हो जाता है, ये गिर जाती है सरकार यहाँ पे, है ना। तो इस टाइम में यहाँ पे आप देखोगे जब नई फ्रेश इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी, तो यहाँ पे जो है ये राज्यसभा में पास होगा पहले, है ना। जब राज्यसभा में पास होगा तो उसके बाद यहाँ पे लोकसभा में आएगा, तो लोकसभा में यहाँ पे जो है न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हो चुकी होगी, तो यहाँ पे जो है इसको ये पास कर लेगी, तो यहाँ पे बिल जो है यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस है यहाँ पे जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक हाउस ने भी पास कर दिया और दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के पास चला गया हुआ है ना। तो यहाँ पे अब जो है अगर लोकसभा के यहाँ पे जो है हाउस डिसॉल्व हो जाता है तब भी यहाँ पे ये जो है बिल आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। चाहे इसमें जो है जो प्रेसिडेंट इसको जो है वापस से रिटर्न क्यों ना कर ले, है ना। प्रेसिडेंट अगर इसको रिटर्न भी कर लेगा ना तो यहाँ पे जो है इसको वापस से ये जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ वापस भेजेंगे, तो यहाँ पे ये एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपीएससी ने यहाँ पे 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है ये सारी स्टोरी जो है आपकी लोकसभा के पास चलेगी, लोकसभा का टाइम पीरियड हो गया है या नहीं हुआ, तो इस बात को यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसको जो है वापस एक बार देख लेना अगर कन्फ्यूजन होगी तो। अब आ जाओ यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है जब देश आजाद होता है ना आपका जो है 1947 के आसपास में, तब ये बोलता है भी इंडिया जो है अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस है ना इसको यहाँ पे ये प्रमोट करेगा और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको जो है 15 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ख़त्म कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे पार्लियामेंट का जो बिजनेस जो मेनली होता है आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में चलता है। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के 15 साल आज की डेट में भी हिंदी और इंग्लिश में ही चलता है ना। तो जिसमें यहाँ पे बोलते हैं भी किसी पर्सन को यहाँ पे अगर अपनी मदर लैंग्वेज में बात करनी है, कोई एमपी है, ठीक है, जो है साउथ से है या तमिलनाडु वगैरह से है या वेस्ट बंगाल से है, तो उसको जो है अपनी मदर लैंग्वेज वो यूज़ कर सकता है, बट उसको जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की यहाँ पे परमिशन लगेगी, बेसिकली एक ट्रांसलेटर मिल जाएगी, इतनी सी बात बोल रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो बात होती है ना आपकी, यहाँ पे जो ट्रांसलेटर होता है, जो बंदा वो बोल कुछ और रहा होता है और जो दूसरा बंदा होता है ना वो भी बोल तो सेम ही रहा होता है, बट एक बात को टैली करने के लिए यहाँ पे जो है हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको मैच करना पड़ता है ना, बंदा जो है किस इमोशन के साथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो साउथ के आपके जो जितने भी यहाँ पे जो एमपीज़ होते हैं ना साउथ इंडियन से, तो ये बोलते हैं सर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना इससे हम जो है नेचुरली यहाँ पे जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके साथ, है ना। तो इसमें जो है आप जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे ख़त्म ना करो, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है जो आपकी पार्लियामेंट है ना ये मान जाती है और इसमें यहाँ पे 1963 में यहाँ पे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है, जिसमें यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे जो है इसको जो है बियॉन्ड 15 ईयर यहाँ पे ये जो है कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसमें अपन कितनी बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है जो आपकी हाउस की जो प्रोसीडिंग चलती है ना, तो यहाँ पे जब 11 बजे जो एमपीज आते हैं ना तो 11 से 12 बजे तक चलता है क्वेश्चन आवर। तो यहाँ पे जो एमपीज की जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती है या फिर कोई भी एक्ट्स वगैरह इन्होंने इंप्लीमेंट किए होते हैं या पैसे का खर्चा जितना भी होता है ना जो मनी वगैरह का रिलेटेड होता है, फाइनेंस का होता है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो है जो अपोजिशन होती है यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग करती है। यहाँ पे ये जो है सिकंजा दस्ती है, जैसे अब मीन्स में भी क्वेश्चन आता है, जैसे स्टेट बीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे अपोजिशन के पास क्या क्या पावर्स है। तो चेक एंड बैलेंस में सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, क्वेश्चन आर हो गया, सेंस्योर मोशन हो गया, है ना। एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट नहीं है सेंस्योर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आप मीन्स में यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो 11 से 12 यहाँ पे क्वेश्चन आर चलता है, 12 से 1 यहाँ पे आपका 0 आर है। तो 0 आर जो है आपका 1962 की जब यहाँ पे इंडो चाइना वॉर होती है तो उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो है आपके जो है अर्जेंट पब्लिक मैटर्स जो है यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद फिर लंच हो जाता है, लंच के बाद फिर 2 से 6 बजे तक आपका जो है यहाँ पे रेगुलर बिजनेस चलता है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है लास्ट के जो यहाँ पे जो 2.5 घंटे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे कोई भी आपका जो है जो प्राइवेट मेंबर होता है, जैसे मान लो आपका जो है प्राइवेट मेंबर वो होता है जिसमें जो सिर्फ वो एमपी है, ठीक है, उसके पास जो है बाकी कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, ओपोजिशन से भी हो सकता है।
तो उसके पास ऐसा जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे अल्टरनेट फ्राइडे है यहाँ पे, ठीक है। एवरी फ्राइडे नहीं, अल्टरनेट फ्राइडे है, जैसे मतलब महीने में 2 सप्ताह जो है यहाँ के जो फ्राइडे होते हैं ना, इसमें यहाँ पे ये जो है आपके जो प्राइवेट मेंबर है यहाँ पे जो है किसी भी यहाँ पे बिल को यहाँ पे ये या रेजोल्यूशन को यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ वापिस जो है क्वेश्चन आर 11 से 12 चलता है। यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है पहले आपकी जो है हाउस की पहले घंटे की यहाँ पे जो है ये सीटिंग है। इसमें यहाँ पे जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रियों से, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है एमपीज जो प्राइवेट मेंबर है उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, आपको इतनी सी याद रखनी है, ये जो स्टार्ड है, अनस्टार्ड है और शॉर्ट नोइज क्वेश्चन है, यहाँ से अपन कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो ये जो है कुछ इस तरीके से स्टार लगा होता है इनमें। तो इसमें जब यहाँ पे जो है कोई प्राइवेट मेंबर या ऑपोजिशन पार्टी का पर्सन जब है यहाँ पे क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे जो है जो आपके जो मिनिस्टर है, मंत्री है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो है ऑरली यहाँ पे जो है आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपके जो ऑपोजिशन मेंबर का जो एमपी है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर है, इसके पास पावर है यहाँ पे ये जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। काफ़ी बार यहाँ पे इससे पूछा हुआ है। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो है जो आपकी जो एमपी है या ऑपोजिशन पार्टी के लिए मेजरली है, तो ऑपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर यहाँ पे अगर जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे जो है उसको जो है रिटर्न में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है जो पर्सन है वो यहाँ पे जो है कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अनस्टार्ट में यहाँ पे आप इतनी सी बात रखो भी रिटर्न है, यहाँ पे जो है मुंह से बोलना पड़ेगा, यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ भी चल पड़ेगा। और शॉर्ट नोटिस का ऐसा है, यहाँ पे जो है कोई भी अर्जेंट मैटर हो जाता है ना रिसेंटली, तो इसमें यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे स्पीकर को यहाँ पे नोटिस देना पड़ता है। स्पीकर यहाँ पे जो है मतलब 10 दिन पहले यहाँ पे इसको नोटिस देना पड़ता है स्पीकर में। तो स्पीकर यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे अलाउ करता है भी यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अर्जेंट मैटर्स के। तो इसमें यहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑरल आंसर यहाँ पे चलता है, ठीक है, मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ पे जैसे स्टार्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आ जाओ 0R के ऊपर। 0R क्या चीज़ है सर? तो यहाँ पे जो 1962 में इंडो चाइना वॉर होती है ना, तो इस टाइम में यहाँ पे जो है इंडियन यहाँ पे इनोवेशन होता है, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है 0R का। और इसमें यहाँ पे आपके जो है जितने भी यहाँ पे जो है अर्जेंट पब्लिक मैटर्स है, यहाँ पे इस टाइम पे जो है आपके 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। वैसे जो है जनरल कन्वेंशन 2 से 5 है, ठीक है, बाद में फिर 5 से 6 बजे टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने 1 घंटा बढ़ाई है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब मोशंस के ऊपर आ जाओ भी, मोशन है क्या चीज़ है? सबसे पहली बात है मोशन कोई फिजिक्स वाला तो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटी में मोशन का चीज़ कुछ और होता है। मोशन का मतलब होता है प्रपोजल। यहाँ पे जो है आप जो है किसी न्यू बिजनेस को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको जो है मोशन बोलते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है आपकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन है, कम से कम 2014 से 20 के बीच में कम से कम 5 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, 3 से यहाँ पे, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी यहाँ पे मैं है, बाकी जिनको यहाँ मैं बताऊँगा, बट यहाँ पे जो है कुछ एक और भी है जिनको मैंने यहाँ पे जो है जो स्किप किया हुआ, जैसे कैंगरू हो गया, गुलिंटिनो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है फालतू की है ना। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्टिव मोशन है बेसिकली, है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ पे जो है चेक एंड बैलेंस जो है सरकार के ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंश्योर मोशन है और एडजॉर्नमेंट मोशन है। तो इसमें यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में यहाँ पे पास होते हैं, यहाँ पे जो है राज्यसभा में पास नहीं होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है। तो इसमें यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे सेपरेटली आपको यहाँ पे राइट करके बताया हुआ है। सेंश्योर का मतलब ऐसा होता है, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसाइज करना। मान लो किसी सरकार ने पॉलिसी लाई, जैसे आपकी जो है ये जो यूजीसी की चली हुई है यहाँ पे, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर चला हुआ है अभी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चली हुई है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज जो है आपका सेंश्योर मोशन से कर सकते हो। तो इसमें जो है आप लोकसभा में भी कर सकते हो, राज्यसभा में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये भी रिस्ट्रिक्टिव मोशन है। अब आ जाओ फर्स्ट में यहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पे ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इसका प्रपोजल इतना है, यहाँ पे ये डिटरमाइन करेगा सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है, ठीक है। मान लो 273 से ज़्यादा यहाँ पे सरकार के पास सीटें हैं या नहीं है, इतनी सी बात यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे ये जो टूल है ना, ये अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे इंश्योर करता है। और उसके साथ ही यहाँ पे अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार को यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको जो है इनिशिएट कोई भी यहाँ पे प्राइवेट एमपी जो है यहाँ पे इसको इनिशिएट कर सकता है। बट जब ये इनिशिएट करेगा तो इसको कम से कम 50 लोगों की यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। 50 लोगों की सपोर्ट अगर मिलेगी तभी यहाँ पे ये जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पास होगा, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे जो है इसमें जो है 10 दिन का दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो ये बात लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इतनी सी बात यहाँ पे एक ध्यान रखनी है। दूसरी यहाँ पे जो है आपकी जो है कोई भी एमपी इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है और 50 लोगों की यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पे नोटिस 10 दिन के बाद से यहाँ पे जो है कम से कम पहले देना पड़ेगा। अब प्रोसीजर यहाँ पे सिंपल सा है। देखो यहाँ पे कोई भी एमपी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, 50 लोगों की सपोर्ट मिलेगी, रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। स्पीकर को पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, स्पीकर यहाँ पे काउंट करेगा 50 वोट और यहाँ पे फिक्स डेट करेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है डिस्कशन ऑफ मोशन यहाँ पे स्टार्ट होगा और उसके बाद वोटिंग चलेगी।
अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका जो है सेंश्योर मोशन। अब सेंश्योर मोशन जो है पार्लियामेंट्री टूल है जो जिससे यहाँ पे जो है आप क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, सरकार ने क्या सही किया, सरकार ने क्या गलत किया। ये ऑपोजिशन पार्टी का यहाँ पे जो है टूल है। और इसमें जो है अगर ये पास हो गया तो इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो है इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी आप पास कर सकते हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पास हो सकता है। बट जब ये पास हो जाता है ना तो यहाँ पे जो है किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है रिजाइन नहीं देना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली एक बात तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे मतलब मान लो यहाँ पे जो है सेंश्योर मोशन पास हो गया तो यहाँ पे जो है हिंदू हो गया, ट्रिब्यून हो गया है ना, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, तो ये सारी सारी यहाँ पे मेंशन करके बता देंगे भी यहाँ पे जो है सेंश्योर मोशन पास हो गया सरकार के अगेंस्ट में। तो जिसमें जो है यहाँ पे फिर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो फिर यहाँ पे बोलेंगे भी यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे जो है इन्होंने मोशन पास किया, तो यहाँ पे वो टॉपिक आ जाएगा। तो इसमें जो है क्रिटिसिज्म सारे यहाँ पे कंट्री को पता चल जाएगा भी यहाँ पे इन्होंने सरकार ये गलत कर रही है, कोई ये एमपी गलत कर रहा है। तो पर्पज सिंपल सा है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे अपहोल्ड करनी है। और जिसमें यहाँ पे जो है और दूसरी बात ये क्या है, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इसमें जो है कोई मिनिमम नंबर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे ठीक है आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन में 50 लोगों की यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे कोई 50 लोगों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रोसीडिंग सिंपल है, कोई भी एमपी इसको कर सकता है, बट रिटन नोटिस होना चाहिए। स्पीकर के पास यहाँ पे चॉइस है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्कशन ऑफ मोशन के लिए यहाँ पे डेट देगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वोटिंग होगी। तो यहाँ पे सेंश्योर मोशन के ऊपर यहाँ पे आपको इतनी सी बात याद रखनी है। सेंश्योर मोशन में यहाँ पे इतनी बात याद रखना, ये जो 50 लोगों की यहाँ पे सपोर्ट है ना, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब आ जाओ कंपैरिजन के ऊपर, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस और सेंश्योर मोशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे है सर, यहाँ पे जो है सरकार की जो मेजोरिटी है उसको टेस्ट करना है और दूसरी यहाँ पे सेंश्योर का यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है सरकार की पॉलिसीज़ को। टारगेट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। टारगेट यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं आपके और इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। रीज़न आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी रीज़न नहीं है, बस यही बात है भाई मेजोरिटी है तुम्हारे पास या नहीं है। दूसरे यहाँ पे जो है स्पेसिफिक रीज़न है, सरकार ने कोई पॉलिसी या लॉ बनाया इसमें जो भाई जो वॉयलेट कर रहा हो लोगों के यहाँ पे राइट्स को। अब इसमें जो है कम से कम 50 लोगों की सपोर्ट चाहिए। इसमें यहाँ पे स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है, एक्सेप्ट यस और नो करेगा, अगर यस कर दी तो आगे बढ़ेगी बात, नो कर दी तो बात खत्म। आउटकम यहाँ पे जो क्या है, रिज़ाइन देना पड़ेगा। इसमें जो है कोई रिज़ाइन नहीं देना पड़ेगा सरकार को, बस ये क्रिटिसिज्म है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसको जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो इसमें ऐसा है, इसका पर्पस ये है सर आपकी जो है जो ओल्ड डिस्कशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा और न्यू डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट होगी जो सिर्फ यहाँ पे जो है अर्जेंट पब्लिक मैटर के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे जो है ये एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो इसमें जो है यहाँ पे भी सपोर्ट यहाँ पे आपको जो है एटलीस्ट 50 मेंबर्स की यहाँ पे आपको लगेगी। तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन और यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन यहाँ पे 50-50 लोगों की सपोर्ट लगेगी। इसको नोट करके साइड में लिख लो, ठीक है। अब वही बात है यार, प्रोसीजर वही है, रिटर्न लगेगा, स्पीकर के पास चॉइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे बात फिर आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ये बात यहाँ ध्यान रखना, एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ एक नोटिस हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है जो आप टॉपिक यहाँ पे जो है एडजॉर्नमेंट मोशन में जो है न्यू यहाँ पे मोशन यहाँ पे या फिर नया यहाँ पे जो है जो टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो, तो वो सबसे पहली बात बोलता है भी यहाँ पे ये जो है स्पेसिफिक होना चाहिए और यहाँ पे अर्जेंट मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस करो, कोई फालतू की चीज़ के ऊपर नहीं होना। जैसे यहाँ पे जो है वंदे मातरम के ऊपर यहाँ पे बात की हुई थी, वंदे मातरम के कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। रिसेंट अकरेंस होना चाहिए अभी जो है जो यहाँ पे जो भी मुद्दा चला उसके ऊपर। और दूसरी बात यहाँ पे जो है अगर पार्लियामेंट इसको पहले डिस्कस कर लिया और दूसरी बार फिर से यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पीकर इसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। अब आ जाओ क्लोजर मोशन के ऊपर। क्लोजर का मतलब यहाँ पे आप देखो, क्लोज का मतलब क्या होता है, एंड करना, बंद करना, खत्म करना, यही है ना। तो यहाँ पे जो है क्लोजर मोशन जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो है एंड ऑफ डिबेट हो जाएगा। इसको यूज़ किया जाता है टाइम को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जब क्लोजर मोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्कशन चली जाती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद सीधे डायरेक्ट वोटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यार कोई गिर गया शायद मेरे ख्याल से, चलो ठीक है फिर वापस आ जाओ। तो क्लोजर मोशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, ये जो है क्लोजर का मतलब क्या था, क्लोज एंड ऑफ डिबेट होगी और जिसमें यहाँ पे जो जितनी भी डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो है इमीडिएट वोटिंग होगी, है ना, टाइम को मैनेज करने के लिए। अब कट मोशन के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कट मोशन आपकी जो है बजट के रिलेटेड है। ये यहाँ पे जो है जो बजट का अमाउंट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है, जो लोकसभा में यहाँ पे जो है इसको पास किया जाता है। बेसिकली ये जो है अपोजिशन पार्टी के पास ये जो है टूल है, ठीक है। दो बातें मैंने बोली, एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे मेन में, फिर वापस आप कट मोशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर ये पास होगी ना तो ये इंप्लाई करता है भी यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, सरकार के पास जो है मेजोरिटी नहीं है। कट मोशन अगर किसी ने पास कर दिया तो यहाँ से भी पता चलता है, ठीक है। अब यूपीएससी ने 2018 में यहाँ पे या फिर 19 के टाइम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था या 16 के टाइम में, मेरे को ये एग्जैक्ट याद नहीं है, बट क्वेश्चन ये है भाई कट मोशन में इनमें स्टेटमेंट दी होती है, इन विच ऑफ अमंग फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कट मोशन। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो जिसमें यहाँ पे जो है पॉलिसी कट मोशन था, इकोनॉमिक कट मोशन था और टोकन कट मोशन, बस यही यहाँ पे जो है ये टर्म्स मेंशन की हुई थी और यहाँ पे चौथी दी हुई थी भी कौन सी इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था।
अब प्रिविलेज मोशन का ऐसा है, मान लो हर एक जो आपके एमपीज होते हैं ना या मिनिस्टर्स हैं, इनके पास जो है इम्यूनिटीज़ होती है, प्रिविलेजेस होती है। तो ये जो है कई बार अपनी प्रिविलेजेस का यहाँ पे गलत मिसयूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ पे जो है कोई पर्सन जो है जब मिसयूज़ कर रहा हो तो इसको यहाँ पे जो है जो अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए उस एमपी और मिनिस्टर को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए यहाँ पे प्रिविलेज मोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे भी आप इसको यहाँ पे जो है मीन्स में राइट कर सकते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पे जो है मोशन है, ड्यूरिंग नहीं यहाँ पे ड्यूरेशन लिखना, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन ऐसा है, इसमें सबसे पहली बात है टाइम पीरियड जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे 2 से 6 बजे के बीच में यहाँ पे 4 घंटे होते हैं ना। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपको जो है अर्जेंट मैटर के ऊपर यहाँ पे आपको जो है डिस्कशन करनी है, तो इसमें यहाँ पे आप जो है शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे। 2 घंटे के अंदर आपको जो है सारा का सारी चीज़ यहाँ पे जो है पैक करनी है, बाकी को भी समझानी है। बट इसमें आप ये बात ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ चुकी है, ठीक है। इसमें जो है जब आप जो है डिस्कशन करोगे, डिस्कशन के बाद जो है हमेशा वोटिंग होती है ना। तो इसमें जो है कोई भी वोटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन का यहाँ पे आपको जो है ये पॉइंट याद रखना, इसमें जो है वोटिंग नहीं होगी। तो ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे जो है बिल्स है ना। अब जो है बिल यहाँ पे आपको जो है 3 टाइप के हैं, एक ऑर्डिनरी हो गया, मनी हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया। 3 टाइप के बिल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो है जब फर्स्ट वन जो है आपके ऑर्डिनरी बिल है, इसमें आप देखोगे इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा की पावर बराबर ही होती है। इसमें जो है कोई भी हाउसेस को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। बट मनी बिल के केस में आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ जो है लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं। तो इसमें जो है ऑर्डिनरी बिल को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मान लो किसी हाउस में यहाँ पे जो है आपका जो है जो जनरल से केस यहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है आपका जो है जो यहाँ पे ये जो ऑर्डिनरी बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा को गया, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में पास हुआ। अब ये प्रेसिडेंट के पास गया, जब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होती है ना। इसको जो है यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मान लो प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका ये जो रिजल्ट है ना, यहाँ पे ये जो बिल है यहाँ पे ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मेजोरिटी कौन सी लगेगी? सिंपल मेजोरिटी लगेगी। तो ये जो मैंने अभी बात बोली ये आपका जो फर्स्ट केस है। अब आ जाओ सेकंड केस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे किसी हाउस ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा या फिर आप राज्यसभा भी बोल सकते हो, और यहाँ पे जो है लोकसभा भी कर सकते हो इसके अल्टरनेट में। तो लोकसभा में यहाँ पे जो है आपका बिल आया, इंट्रोड्यूस हुआ और इसको जो है यहाँ पे लोकसभा में पास होकर ये जो है राज्यसभा में चला गया। अब यहाँ पे ये जो हाउसेज है ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, इनके पास जो है क्या क्या यहाँ पे पावर्स है। पहली बात तो है ये इस बिल को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, इनके पास पावर है। दूसरी बात है यहाँ पे जो है इस बिल को ये अमेंड कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रोविजन को ऐड कर दो। तीसरा केस ऐसा है यहाँ पे इस बिल को ये रिटर्न कर सकते हो, भाई यहाँ पे जो है तुमने ये गलत किया तो इसको जो है हम रिटर्न कर रहे हैं। और चौथा केस है भाई हम इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा के पास भी यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे भी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने इसको जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जो है एक ने पास किया, एक ने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेडलॉक। जब ये जो डेडलॉक यहाँ पे बैठ जाता है ना दोनों हाउसेस के बीच में, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करता है आपकी ज्वाइंट सिटिंग को। जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों हाउसेज एक ही यहाँ पे जो है हाउस में आके बैठ जाते हैं इकट्ठे। यहाँ पे जो है 800 के आसपास की स्ट्रेंथ होती है, तो जिसमें यहाँ पे जो है प्रिजाइड करते हैं आपके यहाँ पे स्पीकर, है ना। और इसमें यहाँ पे फिर वोटिंग होती है एक साथ। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है कहाँ 550 पॉपुलेशन, कहाँ 250, है ना। तो जिसमें यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो चांसेस होते हैं ना, जो 99% होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो इसमें जो है डेडलॉक के केस में जो है हमेशा जो है लोकसभा विनर होती है। तो ये केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने बोला प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या रिटर्न करना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पे जो है दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट जो है किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यहाँ पे जो है रिटर्न कर सकता है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, भी एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्ट बन गया, रिजेक्ट कर लिया तो वो नहीं बनेगा, और यहाँ पे जो रिटर्न कर लिया तो यहाँ पे जो है वापस से लोकसभा में वापस जाएगा, है ना, पार्लियामेंट में जाएगा। तो जो इसको जो है जब प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर लिया तो यहाँ पे जो है आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा है इसको ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे जो है सेकंड टाइम अगर वो इसको वापस से पास करते हैं तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को इसको जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। और इसकी पिछली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई यहाँ पे बिल को पास किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो है असेंबली और काउंसिल दोनों में पास हो गया, जिसके बाद फिर यहाँ पे गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने इसको जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर है, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा और रिटर्न करेगा। मान लो प्रेसिडेंट ने इसको जो है यहाँ पे रिटर्न कर लिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो है आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको क्या ये भी यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करेगी? तो क्या प्रेसिडेंट को ये जो है मैंडेटरी हो जाएगा पास करने के लिए? बोलो हाँ या ना।
तो बात ऐसी है सर, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास जो है एब्सोल्यूट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है या फिर एब्सोल्यूट वीटो है, यहाँ पे इसको ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जितनी मर्जी बार इसको रिटर्न करना होगा इसको रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को इसको वापस से यहाँ पे जो है जो उसकी जो प्रोसीडिंग है ऑर्डिनरी बिल की सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको जो है वापस पास करना होगा, और प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट करेगा या रिटर्न करेगा तो इसको जो है वापस लाना पड़ेगा, और ये जो है एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी बिल है ना इसको जो है एक प्राइवेट एमपी भी कर सकता है और एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट मनी बिल के ऊपर। आर्टिकल 110 यहाँ पे इसके बारे में मेंशन करता है, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा के पास इसके पास पावर है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो है जो हम जो है अपने नुमाइंदों को डायरेक्ट यहाँ पे लोकसभा में भेजते हैं, तो ये कारण है जिसमें यहाँ पे जो है जो हमारा पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है इसका जो यूज़ है सिर्फ यहाँ पे लोकसभा के पास है। अब इसमें जो है प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो है सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट बोलता है, पीएम बोलता है भी यहाँ पे भाई हमको जो है क्या करना है, भाई मनी बिल यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ पे जो है पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से। तो प्रेसिडेंट के बोलेगा भाई ठीक है भाई हाँ कर लो, एक्सेप्ट कर लो। प्रेसिडेंट बोल सकता है भाई यहाँ पे ना नहीं कर सकते, है ना, बट रिटर्न के लिए कभी नहीं बोलेगा भाई यहाँ पे तुम वापस से इसको बारे में रिटर्न करता हूँ तुम सोचो वापस से, इसके बारे में ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है जो प्रेसिडेंट है आपका जो है 75 आर्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 800 एडवाइस से ही वर्क करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये सीधे एक्सेप्ट करता है, मना कभी भी नहीं करेगा। तो इसको जो है मनी बिल को जो है जो डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्पीकर ही जो है किसी भी बिल को यहाँ पे सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद फिर वो जो है आपका मनी बिल बन जाता है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे केस एक ही बनता है, यहाँ पे लोकसभा में पास हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब मान लो लोकसभा ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया, इनिशिएट किया बिल को, और ये जो है लोकसभा में पास हो गया और ये जो है सेकंड हाउस है राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास यहाँ पे जो है इतनी पावर नहीं है जैसे ऑर्डिनरी बिल के पास आप देखोगे यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, रिटर्न कर लिया, अमेंड कर लिया, है ना। तो इसमें यहाँ पे ये वोट भी नहीं कर सकते हैं, इसमें ये इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बट इसको ये जो है यहाँ पे जो है अमेंड करने के लिए आपकी जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं भाई यहाँ पे आप जो है इसको अमेंड कर लो, और वो लोकसभा के ऊपर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लोकसभा अपनी इच्छा से जो करना होगा वो करेगा, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो है राज्यसभा के पास सिर्फ यहाँ पे 14 दिन का पीरियड नोटिस टाइम पीरियड होता है, जिसमें यहाँ पे ये जो है कुछ भी एडिशन कराने के लिए यहाँ पे ये बोल सकता है, बाकी ये लोकसभा के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है जो ऑर्डिनरी बिल का केस होता है तो यहाँ पे राज्यसभा जो है किसी भी बिल को 6 महीने तक होल्ड कर सकता है, बट मनी बिल के केस में है इसको यहाँ पे ये सिर्फ 14 दिन के लिए होल्ड कर सकता है, और ना इसको ये रिजेक्ट कर सकता है ना इसमें ये वोट कर सकता है। तो इसमें यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी बिल और यहाँ पे जो है आपके मनी बिल के बीच में यहाँ पे मैंने आपको राज्यसभा का कंपेरिजन करके बताया। अब नेक्स्ट है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है इसको राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा भी इनिशिएट करता है, दोनों की बराबर है इसमें, ठीक है, इक्वल है। अब इसमें ऐसा है यहाँ पे मान लो अब केसेज है, अब लोकसभा में यहाँ पे इनिशिएट किया, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में गया और वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है यहाँ पे ये पास हो जाता है, यहाँ पे ये एक्ट बन जाता है। अब दूसरा केस ऐसा है यहाँ पे लोकसभा में एक्सेप्ट किया, राज्यसभा में यहाँ पे जो है रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे ये पास नहीं होगा, और सिंपल सी लोकसभा में यहाँ पे रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेडलॉक। जब डेडलॉक होगा तो यहाँ पे आपको जो है ज्वाइंट सीटिंग देखने को मिलेगी, और ज्वाइंट सीटिंग आप देखोगे तो यहाँ पे लोकसभा की हमेशा यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है लोकसभा जो है इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है अपनी दावेदारी रखती है ना। अब बट यहाँ पे आप जो है आपको याद रखना है, इतने से याद रखना है आपको जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आपको याद आनी चाहिए इस टाइम में, है ना। तो इस टाइम में जो ये जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के पास जो है यहाँ पे जो है इसके लिए मैंडेटरी होता है भी यहाँ पे जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहाँ पे जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे उसके पास जो है रिटर्न और रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। अब ज्वाइंट सीटिंग के केस के ऊपर सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे जब इनकी नहीं बनेगी ना लोकसभा और राज्यसभा की, तो यहाँ पे जो है ज्वाइंट सीटिंग तब भी बनेगी, अगर पास हो गया तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब तीसरा है यहाँ पे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के ऊपर 2021 के आसपास क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2-3 बार यहाँ पे फाइनेंस बिल से जो है 3 से ज़्यादा बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुकी है ना, उसके बारे में ध्यान से सुनना। तो फाइनेंस बिल जो है हर साल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बात ध्यान रखना कि जैसे बजट पास होता है तो वैसे ही आपका फाइनेंस बिल भी हर साल पास होता है, ठीक है। बट ये बात मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई भी मनी बिल होगा वो हमेशा फाइनेंस बिल होगा, उसको ये माना जाएगा, ठीक है। बट आपका ये जो फाइनेंस बिल है ना, ये जो है हमेशा मनी बिल नहीं होता है, तो इसके पीछे के कारण मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो आपका जो मनी बिल है ना, ये टैक्स के ऊपर रिलेट करता है, जो मनी के ऊपर जो पैसा जो है आपका ना, जो रुपी है, तो रुपी के ऊपर यहाँ पे बात करता है, सिर्फ पैसे का लेन देन टैक्स कैसे होगा, है ना, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपके जो है मनी बिल में होती है। बट फाइनेंस बिल में जो है यहाँ पे जो आपके जो पैसा है, ठीक है, जो रुपी है, रुपी के ऊपर तो यहाँ पे काम चलेगा, बट इसके साथ जो है जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है फाइनेंस बिल उसके ऊपर
यहाँ पे जो है वर्क करता है। तो फाइनेंशियल बिल में यहाँ पे जो है जो टैक्स वगैरह का जो भी पैसा है सारा का सारा उसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात यहाँ पे जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। बट मनी बिल जो है सिर्फ यहाँ पे जो है मनी के ऊपर ही काम करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे ये काम नहीं करता है। तो सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आर्टिकल 110, यहाँ पे आर्टिकल 116 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल बिल के ऊपर यहाँ पे बात करता है। स्कोप सिंपल सी है बात है सर, यहाँ पे जो है जो जितना भी यहाँ पे आपका टैक्स हो गया, बोरोइंग्स हो गया, कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर जितना भी काम हो गया ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो फाइनेंस बिल है तो इसमें यहाँ पे ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है टैक्स बोरिंग वगैरह होगी ये तो होगी, बट यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो वर्क है वो भी इसमें आ जाएगा। अब आ जाओ सर्टिफिकेट के ऊपर। तो सर्टिफिकेट का इसमें ऐसा है यहाँ पे जो है जो ये जो स्पीकर है ना इसकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन जरूरी लगती है। अभी स्पीकर डिसाइड करता है भी कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं है, बट यहाँ पे जो है जो फाइनेंस बिल है इसके लिए कोई स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे सिर्फ लोकसभा में ही होती है। यहाँ पे जो है आप फाइनेंस बिल को किसी भी यहाँ पे जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है इसमें आप देखोगे भी यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन लगती है मनी बिल के लिए। बट फाइनेंस बिल में ऐसा है अगर खर्चे के ऊपर यहाँ पे बात होती है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना इसको स्टेटमेंट को। जब एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जो है जब यहाँ पे बात होती है तब यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है। बाकी केसेस में अगर जो है एक्सपेंडिचर को आप साइड कर दोगे तो यहाँ पे जो है नॉर्मली यहाँ पे जो है सारा वर्क होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का एसेंट जो है यहाँ पे जो है इसके पास जो है रिटर्न की पावर नहीं है, बट प्रेसिडेंट जो है इसको जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह यहाँ पे इसको ट्रीट कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे आप ऑर्डिनरी मनी बिल और फाइनेंस बिल के ऊपर यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और अब बनेगा तो इसको ढंग से रिवाइज करना। अब मेजोरिटीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी से होता है, मनी बिल सिंपल मेजोरिटी से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल मेजोरिटी से होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हो यार, है ना, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जो है आप कुछ भी उथल पुथल कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी जरूरी है। फाइनेंस बिल सिंपल मेजोरिटी है। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे केसेस के ऊपर मैं बात करता हूँ भाई। यहाँ पे जो है कौन सा केस ऐसा है जिसमें लोकसभा की पावर यहाँ पे राज्यसभा के बराबर है, राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है लोकसभा की पावर यहाँ पे राज्यसभा से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3 केसेस देखने को मिले। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की पावर बराबर है, ये कौन कौन से केसेस है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आपका जब ये जो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, तो इसमें जो है यहाँ पे आपकी जो है लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर है, क्योंकि दोनों हाउसेस को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इसमें यहाँ पे जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट रिटर्न अमेंड करने का जो है दोनों के पास बराबर पावर है। अब दूसरी बात है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो इसमें जो है आपकी जो इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज और इम्पीचमेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसकी वोट वैल्यू आपकी जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर की इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखोगे। ऑर्डिनेंस की अप्रूवल में आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं ना, जब यहाँ पे आपके जो सेशन यहाँ पे जो है जब हाउसेज यहाँ पे सेशन में नहीं होता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको प्रोमलगेट करता है ना। तो उस टाइम पे जब इसको जो है वापस 6 महीने 6 वीकों के जो 6x6 का जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है ना, 6 महीने और 6 हफ्ता सप्ताह, तो इसमें यहाँ पे जो है इसको पास करना होता है। तो इसमें भी यहाँ पे जो है लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसको जो है यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू ला नहीं सकते और मनी बिल को भी इसमें ला नहीं सकते। और एमरजेंसी का अप्रूवल ऐसा सर आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी जो है ये जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों हाउसेस से यहाँ पे जो है इसकी अप्रूवल जरूरी है, तो ये बात ध्यान रखोगे। अब दूसरा केस आ जाओ यहाँ पे जो है जब लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कौन सा केस है। तो इसमें सबसे पहली बात है सर मनी बिल को सिर्फ यहाँ पे आपके जो है लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि जनता का पैसा है, तो यहाँ पे जनता के नुमाइंदे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग होगी तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा है, और इसको जो है प्रिजाइड कर रहा है स्पीकर कर रहा है। बजट जो है इसमें जो है लोकसभा के पास पावर है, वो वोट कर सकता है इसको, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो रिस्ट्रिक्टिव मोशन है नॉन जो है एनसीएम हो गया और एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, इसमें भी यहाँ पे लोकसभा के पास पावर है। और इमरजेंसी को जब यहाँ पे खत्म करना होगा ना, तो यहाँ पे जब इसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे लोकसभा इसको यहाँ पे खत्म कर सकता है, या प्रेसिडेंट इसको जो है यहाँ पे खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे लोकसभा के पास जो है यहाँ पे ज़्यादा पावर है। अब थर्ड केस है यहाँ पे जब राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 249 जिसमें मैंने पहले भी बताया होता है, यहाँ पे जो है जो आपकी पार्लियामेंट है वो स्टेट यहाँ पे जो लिस्ट के ऊपर यहाँ पे लॉ बना सकती है, अगर यहाँ पे 249 के थ्रू यहाँ पे आपका जो है राज्यसभा इसको पास कर देता है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज होगी, तो इसमें भी यहाँ पे राज्यसभा के पास है। यहाँ पे जो है जैसे आपकी यूपीएससी होगी, तो मान लो कोई नई सर्विसेज यहाँ पे लानी होगी तो राज्यसभा इसको लाएगी, लोकसभा यहाँ पे इसको नहीं लाएगी। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है ये जो चेयरमैन है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये चेयरमैन भी है, और इसमें जो है यहाँ पे जो है जब इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे राज्यसभा में लगेगी और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी लगेगी। तो ये बात यहाँ पे आप देखोगे। अब आ जाओ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो देखो 2 टाइप की कमेटी होती है, एक अडहॉक होती है, एक स्टैंडिंग होती है। अडहॉक जो होती है वो टेम्पोरेरी होती है और स्टैंडिंग जो है आपकी परमानेंट होती है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टैंडिंग कमेटी है यहाँ से हम जो है देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे हुए हैं।
तो यहाँ पे जो है 3 टाइप की कमेटीज़ आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस होगी, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी और अदर्स होगी। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जो अदर है ना, अदर को आप जो है एक बार देख लेना। यूपीएससी ने 2022 या 23 में यहाँ से अदर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यार ये फालतू की चीज़ें हैं ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए होता है, या फिर कुछ कॉमन सेंस से कर लेते हैं। अब आप जो है ऐसी कितनी सारी कमेटियों को पढ़ना शुरू करोगे, है ना। जैसे वो जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे पूछा हुआ था क्वेश्चन, यहाँ पे भी कौन सा जो है यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, मैटर आता है, कौन सा जो है सब्जेक्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट के आता है, कौन कॉन्करेंट लिस्ट के आता है। तो वैसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ लेती है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको अगर आपको देखना होगा अदर में तो पक्का जाके देखना, ठीक है, टाइम है तो भी निकाल लेना। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये जो फाइनेंस कमेटी है, ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पैसे का लेन देन यहाँ से होता है। तो यहाँ से आपकी जो है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, तो यहाँ से जो है हर साल तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे जो है, बट जो जितने भी पीसीएस अगर आपके हैं, ठीक है, इंडिया के यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और उसके बाद यहाँ पे यूटीज़ है। अगर इन सारी स्टेट्स को अगर आप जो है पॉलिटी के पेपर देखोगे तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं इतना बोल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंस कमेटी के ऊपर यहाँ पे 3 कमेटीज़ हैं आपकी, पैक होगी, एस्टिमेट कमेटी होगी और कोपो होगी, है ना। तो ये 3 है यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी है, इसके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले ये जो दोनों कमेटीज़ है ये बजट के रिलेटेड है, बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपकी जो है जो एस्टिमेट कमेटी होती है, तो ये जो है जब आपका जो बजट होता है ना, उसको जो है जब यहाँ पे निकालने से पहले, तो यहाँ पे ये कमेटी बैठती है भी, यहाँ पे जो है जो आपकी जो डिपार्टमेंट्स है या पोर्टफोलियोज है, किस मंत्रालय को कितना पैसा चाहिए। मान लो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री बोलता है मेरे को 100 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे ये जो एस्टिमेट कमेटी बोलेगी भी यहाँ पे तुमको 100 रुपये क्यों चाहिए, तो सबसे पहले उसको फिर यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा भी मेरे को इस रीज़न के थ्रू यहाँ पे जो है ये परचेज करना है और इसलिए यहाँ पे जरूरी है। तो मान लो ये बोलता है भी यहाँ पे जो है 100 का तो नहीं है पर 90 रुपये तुम्हारे लिए काफ़ी है ना। तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री को 90 रुपये मिल गए ना, तो यहाँ पे ये पूछेगा ये जो 90 रुपये तुम्हारे को दिए ना, तो यहाँ पे जो है जब ये जो पैक आएगी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जब इन्होंने 1 साल में सारा खर्च कर दिया, तब ये पैक बोलेगी यहाँ पे जो है तुमको जो 90 रुपये दिए हुए थे ना, तो तुमने ये कहाँ पे खर्च किए, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर बताओ। तो बेसिकली बोलने का मतलब है यहाँ पे जो है ये बजट से पहले के लिए है, ये बजट के बाद में ये जो है सरकार ने जितना भी खर्चा किया हुआ था उसका जो एस्टिमेट जो यहाँ से निकाला जाता है वो पैक के थ्रू निकाला जाता है, और यहाँ पे जो है ये खर्चा से पहले के लिए। तो आ जाओ वापस यहाँ पे, तो परमानेंट कमेटी है ना, उसमें जो है मेंबर्स जो है एनुअली इलेक्ट किए जाते हैं, और हर एक कमेटी के, एक नहीं सारे के बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे जो है सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे जो है इलेक्ट किए जाते हैं। अब ये बात आप ध्यान रखोगे, ये स्टेटमेंट आ चुकी है भी टोटल मेंबर कितने, यहाँ पे 22 मेंबर है, ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे जो है लोकसभा से 15 है और राज्यसभा से यहाँ पे 7 है। बस मैं इतनी सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे 22 है, उसके बाद फिर 30 हो जाएंगे, फिर वापस से 22 आएंगे और उसके बाद फिर 31 हो जाएंगे। यहाँ पे आगे एक सीक्वेंस में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पैक में यहाँ पे 22 मेंबर्स है, यहाँ पे जो है लोकसभा से यहाँ पे आपको जो है 15 मिलेंगे, राज्यसभा से आपको 7 मिलेंगे, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो है जो कमेटी है, इसमें जो कोई भी कमेटी है, सारी की सारी कमेटियों के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मंत्री है ना, इसका ये पार्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो है जो आपके जो प्राइवेट मेंबर्स है, जो एमपीज है, यही इसका जो है यहाँ पे पार्ट होंगे, ठीक है। और जिसके जो चेयरमैन होंगे वो ऑपोजिशन पार्टी से यहाँ पे जो है ये आएंगे, ये बाई कन्वेंशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है पैक का यूज़ होता है जब सरकार ने पैसा खर्च कर दिया हो पूरे साल में, है ना। तो इसमें अगर मान लो कोई मिनिस्टर है, वो खुद ही यहाँ पे जो है अपना जो जिसने जो खर्चा किया हो उसको जो है खुद ही असेस कर रहा है, तो वो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है करप्शन यहाँ पे जो है पीक में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ओपोजिशन पार्टी का लीडर यहाँ पे जो है पैक का चेयरमैन बनता है, और इसका इलेक्शन हर साल होता है, ये बात ध्यान रखना। और इसको जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे चेयरमैन के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और पैक का एग्जामाइन करता है यहाँ पे कैग की रिपोर्ट। बेसिकली होता है ऐसा है, सरकार ने जो है 1 साल में जितना भी यहाँ पे इनका बजट है इसको इन्होंने स्पेंड किया। अब ये जो यहाँ पे खर्चा किया है इन्होंने 1 साल का, तो ये कैग इसको जो है सारे साल का यहाँ पे ऑडिट निकालेगा और ये प्रेसिडेंट को भेजेगा। प्रेसिडेंट इसके बाद फिर यहाँ पे इसको पार्लियामेंट को भेजेगा, और पार्लियामेंट में जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ये जो पैक कमेटी है ये इसको एग्जामाइन करेगी। बेसिकली आपकी जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट की जो कोर यहाँ पे फंक्शनिंग होती है ना, ये इन्हीं कमेटीज़ के द्वारा की जाती है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे जो है जो लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पे जो है मोदी राहुल गांधी क्या क्या बोल रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है, ठीक है। जो कोर वर्किंग जो होती है ना वो यहाँ पे होती है, ये डिसाइड करता है यहाँ पे क्या जाएगा, कितना पैसा जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कौन सा बिल यहाँ पे जो है अनाउंस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये जो कमेटीज़ होती है ना ये डिसाइड करती है सारा कुछ क्या होगा। अब मान लो जो यूजीसी का यहाँ पे जो चला हुआ है यहाँ पे जो, ठीक है, जो फंडा चला हुआ है यहाँ पे, तो जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया, तो इसमें जो है यहाँ पे ये सारा का सारा जो है ना ये इन कमेटीज ने डिसाइड किया। वो अलग बात है इन्होंने क्या किया यहाँ पे क्या नहीं किया, है ना, क्योंकि ये जो है जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में है सारा का सारा। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ ये जो कमेटीज़ है ये यहाँ पे डिसाइड करती है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होगी, प्रोसीडिंग क्या होगी, क्या यहाँ पे लाना है, क्या यहाँ पे इन्होंने अबॉलिश करना है।
नेक्स्ट आ जो एस्टिमेट कमेटी के ऊपर यहाँ पे जो है ये बजट को एस्टिमेट करती है, क्योंकि अभी बजट आया नहीं है तो इसमें ये पूछेगा हर एक मंत्रालय से भी तेरे को कितना पैसा चाहिए, तेरे को कितना चाहिए, तो इसमें जो है हर एक बोलता है भी मेरे को इतना इतना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पे ये खुद एस्टिमेट करता है। तो इसमें जो मेंबर्स है वो 30 है, मैंने बोला हुआ था यहाँ पे 22, 30, 22 और 31 का आएगा, तो यहाँ पे 30 है, सारे के सारे यहाँ पे लोकसभा से है, क्योंकि बजट जो है यहाँ पे जो पैसा जो है यहाँ पे जनता के नुमाइंदे यहाँ पे डिसाइड करेंगे इसलिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इसको जो मेंबर्स जो एनुअली इलेक्ट होते हैं हर साल होते हैं, ठीक है। 5 साल है तो 5 साल में 5 बार होगा, इस बात की यहाँ पे आप ध्यान रखना। और जो है जो चेयरमैन है इसको जो है स्पीकर के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पे ये रूलिंग पार्टी से। अब इसमें ऐसा है जैसे आप देखोगे जो पैक है इसमें जो है ऑपोजिशन पार्टी से मेंबर है यहाँ पे चेयरमैन, और यहाँ पे रूलिंग पार्टी से। अब पता क्या होता है यहाँ पे, अगर ये पर्सन यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी से होता है ना, तो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर बोलता है नहीं नहीं इसका जो है पैसा यहाँ पे कट करो, या फालतू का यहाँ पे खर्चा करेगा, ठीक है। या फिर ये बोलेगा भी इसकी जो है हमारे को कंट्री को जरूरत नहीं है ना, ऐसी मिसाइल होगी, डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा भी यहाँ पे इसको क्या ही को चाहिए, है ना। तो ये बातें होती है। जो रूलिंग पार्टी है उसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है भी हमारे कंट्री में क्या है जरूरत है और क्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो है जो एस्टिमेट कमेटी है यहाँ पे इसके चेयरमैन जो है वो रूलिंग पार्टी से। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कोपू के ऊपर, यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो है पब्लिक अंडरटेकिंग क्या हुई आपकी, ये जो पीएसयूज है, पीएसयूज क्या होती है जिसमें जो है सरकार का जो शेयर है मोर देन 50% है। जैसे मान लो आपकी जो है बीएसएनएल होगी, एलआईसी होगी, है ना, रेलवेज होगी, जो जिसको सरकार ओन करती है। तो इसमें यहाँ पे जो है जो जैसे बीएसएनएल वगैरह जो जितना भी चला हुआ है, इसमें यहाँ पे ये जो है ये जो कोपू है पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो इसमें यहाँ पे ये जो है एक तरीके से सरकार के इसमें जो है क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है, पहली बात है, ठीक है। बट ये एनुअल बेसिस में नहीं होती है, यहाँ पे ये काफ़ी कम होती है, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस सरकार की काफ़ी कम होती है, इस बात में ये भी बोल देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखते हैं भी यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी है, प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, कितना पैसा चाहिए, किस हिसाब से वर्किंग चली, ये सारा का सारा मतलब जो है ना, ये सारा का सारा यहाँ पे ये जो है कोपू दिखता है। तो इसमें जो है मेंबर्स 22 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 15 यहाँ पे आपके जो है लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इलेक्शन सिंपल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और बाकियों का भी ऐसे ही है। और इसमें जो है यहाँ पे चेयरमैन वापिस से स्पीकर के द्वारा इसमें जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये बात यहाँ पे आप जो है कोपू के बारे में ध्यान रखोगे। आप आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पे जो है ये जो आपकी दूसरी आ गई यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो यहाँ पे 24 कमेटीज़ है, अगर जाके देखनी होगी तो भाई देख लेना, बाकी जो नहीं देखनी होगी तो तुम्हारी इच्छा है। तो जैसे आपकी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, तो हर एक मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो है एक स्टैंडिंग कमेटी बैठी होगी, तो जिसमें यहाँ पे ये जो है सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया हुआ है और सरकार जो है कितना यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट करती है। यहाँ पे जो है सरकार जो आपकी जो है यहाँ पे जो एस्टिमेट कमेटी है पूछती है ना भी तुम्हारे को कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए, तो बोलते हैं हमारे को इतना पैसा चाहिए। तो और दूसरे यहाँ पे जो पैक है तो यहाँ पे बोलते हैं तुमको इतना पैसा चाहिए, तुमने यहाँ पे कहाँ पे खर्च किया। तो बेसिकली जो है ये वही है यहाँ पे जो है जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, दोनों का काम देख रही है ना। तो जिसमें यहाँ पे जो है इसका पर्पज सिंपल सा है, यहाँ पे जो है ये अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी पैसे से लेन देन है यहाँ पे जो है जो जितने भी यहाँ पे जो आपके मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स है सारे के सारे यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के अंडर आते हैं। तो इसमें जो है मेंबर्स 31 है, ठीक है जी। और उसमें यहाँ पे जो है आपके 21 आपके जो है यहाँ पे लोकसभा से है और 10 यहाँ पे आपके जो है राज्यसभा से है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यसभा से नॉमिनेटेड आते हैं। आप आ जाओ फंड्स के ऊपर। यहाँ पे जो है 3 टाइप के फंड है, 266 और 267 आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक आपके कंसोलिडेट है, कंटीजेंसी, और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट फंड है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के यहाँ पे प्रोविजन है। तो इसमें सिंपल सी बात है यार, आपका जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, इसमें ऐसा है यहाँ पे ये जो फंड है, फंड में यहाँ पे जो है सरकार जो है कितना टैक्स यहाँ पे अप्लाई करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें जो है सरकार के पास यहाँ पे जो है पैसा आएगा, ठीक है, ये जो मनी है यहाँ पे आएगा। और दूसरा यहाँ पे बोलता है सरकार इसी पैसे को यहाँ पे जब निकालेगी तो यहाँ पे इसको जो है जो आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको बजट बोलते हैं, तो ये वही चीज़ है, ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है जितने भी यहाँ पे जो है रेवेन्यू जो है सरकार के, उसके जो है सरकार इसको रिसीव करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट होगी, टैक्स होगी, नॉन टैक्स हो गया, बोरोइंग हो गई, रिकवरी फ्रॉम लोन हो गया, सारा का सारा यहाँ पे जो है इसी में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आप जो है जैसे बजट पढ़ोगे तो इसमें जो है आपकी जो है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी आपकी जो है ये जो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये जो बजट का स्ट्रक्चर है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला भी आ कहाँ से रहा है पैसा और पैसा जा कहाँ को रहा है। बस आप इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे जो है आपको जो है जब ये जो यहाँ पे फंड है इससे जब पैसा निकालना होगा ना, तो आपको जो है पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी। ये बात यहाँ पे आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करके रखना भी यहाँ पे जो है पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी, तभी आप जो है यहाँ पे बिल से यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आप देखोगे जितने भी एक्सपेंडिचर हो गए, सैलरी अलाउंसेज हो गए, पेंशन होगी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर हो गए, है ना, जजेस हो गए, तो इन सारी के सारी यहाँ पे जो है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे पैसा आता है। अब दूसरा फंड है आपका यहाँ पे पब्लिक अकाउंट फंड है। तो यहाँ पे आर्टिकल 266 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब सरकार को यहाँ पे लोन चाहिए होता है तो यहाँ पे ये सीधे यहाँ पे जो है पब्लिक अकाउंट फंड के पास आते हैं, ठीक है। तो ये बैंकर टू गवर्नमेंट है, इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखोगे।
और दूसरी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो है आपको जो है पार्लियामेंट की अप्रूवल यहाँ पे जरूरत नहीं है जब सरकार को लोन लेना होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे और यहाँ पे इसमें जो है ज़रूरत लगेगी अप्रूवल की। बेसिकली यहाँ पे आपका जो है जो बजट पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में 110 हो गया, आर्टिकल 112 हो गया, 113 और 114 हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे जो है टैक्स की अप्रोप्रिएशन वगैरह होती है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो उस टाइम मैं बता दूंगा आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट फंड भी हो गया, यहाँ पे जो है सरकार को जब लोन चाहिए होता है तो इस फंड से होता है। कंटीजेंसी फंड होता है, ये आपकी इमरजेंसी के रिलेटेड होता है। मान लो यहाँ पे जो है जैसे हिमाचल में यहाँ पे जो क्लाउड बस्टिंग हो गया अगले आम मानसून में, ऐसे तो कौन सी साल है यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे गाँव के गाँव चले जाते हैं जब यहाँ पे बादल फटते हैं तो यहाँ पे जो है ये जो है इमरजेंसी के रिलेटेड है, यहाँ पे जो है आपके अनफोर्सिन सिचुएशन से, तो जिसमें यहाँ पे ऐसा होता है, ये जो सबसे पहली बात है आपको इतनी सी याद रखनी है भी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था ये या नहीं था। तो सर आपका जो है ये जो एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, इसमें यहाँ पे इसको जो है इन्होंने अप्लाई किया। और दूसरी बात यहाँ पे जो है इसको जो है कंट्रोल किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये या बात आप ध्यान रखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में प्रेसिडेंट करेगा और ऑपरेट करता है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे ये जो पैसा होता है ना, इसको जो है पहले स्पेंड करते हैं, बाद में इसमें अप्रूवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इमरजेंसी का यहाँ पे सिचुएशन चली हुई है। तो ये यहाँ पे आप जो है कंटीजेंसी फंड आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ आपसे जो है कंटीजेंसी फंड में जो है राइट नाउ जो है यहाँ पे जो है अमाउंट कितना है, इसमें के बारे में आप मतलब बताओ। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। यहाँ पे जो है 3 तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से, एक आरपीएस से होती है और दूसरी एंटी डिफेक्शन लॉ से होती है। आरपीए में आप देखोगे यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है किसी ने होल्ड किया हुआ है, कोई पीएसयू है जिसमें जो है यहाँ पे 25% से ज़्यादा यहाँ पे जो है उसमें गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है। प्राइवेट जो है यहाँ पे सेक्टर की कंपनी है उसमें 25% जो है गवर्नमेंट की शेयर है, और इसमें जो है कोई एमपी जो है यहाँ पे उसका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर समथिंग बना हुआ है, तो जो सरकार को पता चलता है उसको लात मार के निकाल देगी बाहर। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, जैसे कि मान लो, अब किसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लो नीतीश कुमार हो गया है ना बिहार के, वो खतरनाक बंदे हैं भाई, तो कभी वो सेक्स एजुकेशन देने लग जाते हैं पार्लियामेंट में, है ना, और कभी वो जो है जो मुस्लिम लड़की थी उसके जो है बुरखे से निकाल देते हैं, तो उसके पता चलता है भी यहाँ पे अनसाउंड माइंड है पर्सन है ना, उसका जो है दिमाग इतना काम नहीं करता है, इंसॉल्वेंट भिखारी हो गया है ना, ऐसे तो कोई नहीं हो गया यार, मंत्री तो सारे के सारे करोड़ों में है। अब आ जाओ डिस्क्वालिफिकेशन दूसरा जो है आरपीए 1951 में हो गया। जैसे मान लो इसमें ऐसा होता है, अब आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ईसीआई जो है जब प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है एडवाइस देता है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है भी, ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नेचर की है ना, और प्रेसिडेंट को इसको फॉलो करना होगा। जिस पर्सन ने यहाँ पे मान लो आपके जो है कोई कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस किया है ना, या फिर करप्ट प्रैक्टिस की जिसको में ये पकड़ा गया हो, या तो फिर यहाँ पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मैनेजर डायरेक्टर ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशन वेयर गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 25% है ना, जिसके बारे में मैंने ऊपर बात की, या फिर फेलियर ऑफ लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो है इलेक्शन के खर्चे के बारे में नहीं बताया। तो इसमें जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आपके जो है यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो है बाइंडिंग यहाँ पे जो है एडवाइस देंगे, और जिसमें यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट इसको जो है एमपी को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 1951 का है। अब तीसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें यहाँ पे आपके जो है ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर और चेयरमैन है, इनके पास पावर है यहाँ पे जो है एमपी को निकालने की। सबसे पहली बात है, कोई पर्सन है इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो कैंडिडेट है, इसने जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ा और ये जीत गया, ठीक है। और बाद में फिर इसने जो है यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ये जो है यहाँ पे जो है स्पीकर इसको लात मार के हाउस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। डिफेक्शन का केस आ जाएगा इसमें। अब नॉमिनेटेड एमपी है, यहाँ पे आप देखोगे राज्यसभा में जो है 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसको जो है यहाँ पे जो है डिफरेंट फील्ड से इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पे ये एमपी बनते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ऐसे होते हैं, इनको ये चॉइस देते हैं भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, भी आपके ऊपर डिफेक्शन का केस नहीं लगेगा। बट 6 महीने के बाद अगर आप जो है किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आप में जो है यहाँ पे जो है डिफेक्शन का केस लग जाएगा, उसको लात मार के निकाल देंगे बाहर। तीसरा है पार्टी विप। पार्टी विप में मैंने सिंपल सी बात की, यहाँ पे जो है 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन है। जब यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे पार्टी विप को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पे वो पार्टी का जो यहाँ पे जो है विप ऑफिसर है उस पर्सन को यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो तभी वो यहाँ पे उसको जो है घर भेज देगा। अब लूप होल क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन। सबसे पहली बात है एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लोकसभा में ओम बिरला जी जो स्पीकर है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा रह सकता है और यहाँ पे जो है वो स्पीकर की वर्किंग कर सकता है। पहली एक्सेप्शन ही है। दूसरी ऐसी है, मान लो कोई पार्टी है, 2 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक छोटी एक बड़ी है, तो इसमें यहाँ पे जो है अगर वो पार्टी अगर जो है मर्ज हो जाए जो बड़ी पार्टी के साथ छोटी पार्टी, तो यहाँ पे जो है अगर 2/3 ऑफ द जो मेन पार्टी के एमपीज है अगर ये एग्री कर जाते हैं तो यहाँ पे ये डिफेक्शन के अंडर नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे लूप होल देखने को मिलेगा आपके जो है यहाँ पे जो 1998 के टाइम में यहाँ पे जो है आपने पंडित सुखराम का नाम सुना होगा, अभी डेथ हुई उनकी, है ना। तो यहाँ पे जो है 1998 के टाइम में यहाँ पे जो है हिमाचल विकास कांग्रेस कुछ ऐसी ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है जो मेजोरिटी 5 सीटें ये ले चलते हैं हिमाचल में, टोटल 68 है यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे
आपकी जो MLAs की पोस्ट है ना, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है जो 34 या 35 समथिंग लेता है वो मेजोरिटी में आ जाता है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो है डेडलॉक बैठ जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, जो है बीजेपी और कांग्रेस में। और यहाँ पे जो है ये जो डेडलॉक जो है यहाँ पे जो है ये क्या करता है, आपका जो है जो मेंबर्स होते हैं तो ये पता क्या करते हैं यहाँ पे जो है, वैसे ये जो सुखराम था ये कांग्रेस से है, पर यहाँ पे ये जो है बीजेपी को सपोर्ट कर देता है और बीजेपी यहाँ पे पावर में आ जाती है। तो यहाँ पे जो है इसका ये लूप होल होता है, इसका ये मिसयूज़ करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ जो है आदमी को ज़्यादा याद रहती है। लास्ट टॉपिक है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। यूपीएससी के मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, बट आपके जो है प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ अगर बनेगा भी तो बड़े इजी होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, एक स्पेशल इम्यूनिटी है। तो इसमें जो है 2 टाइप की आपको देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव। तो इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन जो MP बनता है, ठीक है, अब जो वो पर्सन MP बन गया ना, मान लो यहाँ पे जो है कोई वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई माफिया बैठा हुआ है ना, और वो जो है यहाँ पे जो है MP जो है कुछ एक बिल पास करता है, यहाँ पे वो एक्ट बन जाता है, तो जिसमें यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे अगर तूने जो इसको अगर वापस से वोट किया है इसको ना, तो मैं तेरे को भी यहाँ पे तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, या फिर तेरे को मैं मरवा दूंगा। तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो आपका MP है ये खुल के काम नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उसको डर रहेगा यार भी मेरे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, या फिर पार्लियामेंट में ऐसी वो कुछ ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे मतलब बोल देता है, जैसे अब आप देखोगे पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी है ना, वो हमेशा ही ऐसा बोलने लगे होते हैं भी अडानी चोर है, मोदी ये है वो है। ठीक है, बट आप देखोगे तो जिसमें राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई केस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, आप जो है पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल के भी दिखाओ किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो है केस हो जाएगा उसके अगेंस्ट में, तो ये यहाँ पे जो है इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग आपने जो है कोई लॉ लाया तो उसके आपके अगेंस्ट में कोई कानून ला रहे भाई इसने जो है ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पशन फ्रॉम ज्यूरी सर्विस और अटेंडेंस इन कोर्ट है। ठीक है, तो कोर्ट के चक्कर आपको जो है इसमें जो है आपको जो इससे भी यहाँ पे ये साइड करते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे सिविल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है आपको कोई अरेस्ट नहीं होगा। तो ये आपको जो है किसी भी इंडिविजुअल MP को यहाँ पे आप जो है प्रिविलेज देखने को मिलती है। कलेक्टिव आप देखोगे सारों के ऊपर यहाँ पे जो है राइट टू पब्लिश रिपोर्ट, डिबेट और प्रोसीडिंग्स, इसको आप बोल सकते हो। उसके बाद राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। ठीक है, कोई यहाँ पे हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो उसमें यहाँ पे अगर MP से यहाँ पे जो है उसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल केसेस में आप देख सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे जो है राइट टू पनिश मेंबर्स और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी एक इम्यूनिटी है। तो ये आपको जो है यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसको भाई स्किप मत करना, इस चीज़ को ढंग से रिवाइज करना है। यहाँ से मैं बोलता हूँ आपको क्वेश्चन बनेंगे इससे, और पिछली वीडियो से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी जुडिशरी के ऊपर होगी, तो जुडिशरी में मैं एक शॉर्ट में इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवाइज करते रहना। कम से कम मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा जो है ना जो कोर पॉलिटी है वो 90% यहाँ पे मैं कवर कर दिया है। 85 to 90% यहाँ पे पार्लियामेंट हो गई, आपकी जो है 3rd ईयर गवर्नमेंट हो गई वो रह गई। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वगैरह है उनके बारे में यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं आएगा। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉलिटी आपकी खत्म है। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की तो मैं मैराथन नहीं लूँगा सीधे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब।